Assalamu alaikum bachcho and welcome back. Okay, so in today's class, we will be talking about comprehension and I'll be sharing some tips and some guidelines for the comprehension question. अब सबसे जो पहली चीज़ है तो आप सारे बच्चों को बड़े अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। वो ये है कि आपके पेपर का, चले मैं आपसे पूछ लेता हूँ, इंग्लिश के पेपर में किस क्वेश्चन के सबसे ज़्यादा नंबर होते हैं? कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन वाले क्वेश्चन के। अच्छा, और अगला मेरा सवाल ये है कि क्या आपको क्या लगता है कि क्या कॉम्प्रीहेंशन वाला क्वेश्चन जो होता है नाइन्थ और टेंथ में उसके 18 नंबर्स होते हैं और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में उसके 28 मार्क्स होते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक, क्या इसमें पूरे नंबर लिए जा सकते हैं या नहीं लिए जा सकते? लिए जा सकते हैं। लिए जा सकते हैं, एंड डेफिनेटली लिए जा सकते हैं। हंड्रेड ऑफ माई स्टूडेंट्स दे हैव स्कोर्ड फुल मार्क्स इन कॉम्प्रीहेंशन। सिर्फ एक दो तीन नहीं, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स दे हैव स्कोर्ड फुल मार्क्स इन कॉम्प्रीहेंशन फॉलोइंग दीज गाइडलाइंस दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कॉम्प्रीहेंशन के अंदर, जैसा कि कॉम्प्रीहेंशन का जो नाम है, इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन, इसको कॉम्प्रीहेंशन बोलते हैं, उर्दू में इसको कहा जाता है कॉम्प्रीहेंशन को तफहीम। ठीक है, उर्दू में भी आपका कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट आता है, उसको हम लोग तफहीम इबारत बोलते हैं। तो कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है? कॉम्प्रीहेंशन का मतलब अगर आप इसको उर्दू में समझते हैं तो तफहीम का मतलब होता है समझना। यानी कि बेसिकली जो आपका कॉम्प्रीहेंशन वाला क्वेश्चन होता है, ये आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं होता। बाकी जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपका नॉलेज टेस्ट हो रहा होता है, जैसे ग्रामर है उसमें आपका नॉलेज टेस्ट होता है। इसके अलावा बाकी जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, पोएट्री वाला क्वेश्चन है या बाकी आपके जो क्रिएटिव राइटिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसमें चलो हम कह सकते हैं कि उसमें आपका नॉलेज जो है वो शायद चेक हो रहा होता है कि आप कितने कोई नॉलेजेबल है, आपके पास नॉलेज कितना है। कॉम्प्रीहेंशन वाला जो क्वेश्चन होता है ना, ये आप कह लें कि आपके पेपर का सबसे आसान लेकिन सबसे ट्रिकी क्वेश्चन होता है। सबसे आसान भी और सबसे ट्रिकी भी। अब आप कह रहे होंगे सर ये क्या बात है, ये तो आपने एक पैराडॉक्स की बात कर दी है कि सबसे ट्रिकी भी होता है और सबसे आसान भी होता है। सबसे आसान इसलिए होता है क्योंकि इसमें आपका नॉलेज टेस्ट नहीं हो रहा होता। इसमें सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी कॉमन सेंस इसमें टेस्ट हो रही होती है। और सबसे ट्रिकी इसलिए होता है क्योंकि इसमें बच्चे कुछ बुनियादी गलतियां करते हैं। ठीक है, और उन गलतियों की वजह से उनके कॉम्प्रीहेंशन के अंदर जो नंबर होते हैं वो पूरे नहीं आते। वरना यकीन करें कि आपके पेपर का ये वाहिद सवाल होता है, दिस इज द ओनली क्वेश्चन, कि जिसको आप बगैर प्रेपरेशन के सॉल्व कर सकते हैं। मतलब जिसके लिए आपको किसी प्रेपरेशन की जरूरत नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली, आपको इंग्लिश की जो क्लासरूम होता है स्कूल का, कॉलेज का, जिसमें आपको टीचर पढ़ा रहे होते हैं, सबसे ज्यादा जो टाइम वो लगाते हैं ना, सबसे ज्यादा जो आपके पीरियड्स जिसमें जाते हैं, वो इस कॉम्प्रीहेंशन बेचारी के पीछे जाते हैं। हालांकि ये वो सवाल है कि जिसके लिए आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आपको पूरी बुक पढ़ा रहे होते हैं, बुक के चैप्टर्स पढ़ा रहे होते हैं, चैप्टर्स की रीडिंग करवा रहे हैं, सारा कुछ करवा रहे हैं, जबकि उसकी जरूरत ही नहीं होती। उसका फायदा ही नहीं है। फायदा इसलिए नहीं है कि जब तक आपको कॉम्प्रीहेंशन की ट्रिक्स नहीं पता होंगी तो आपको किताब के चैप्टर्स पढ़ने का फायदा ही नहीं है। लेकिन अगर आपको कॉम्प्रीहेंशन की ट्रिक्स आती हैं, आपको कॉम्प्रीहेंशन करना आती है, तो फिर आपको किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको, जैसे मैंने आपको ग्रुप में भी बता दिया कि आई बी गिविंग यू यू नो अ टास्क रिलेटेड टू कॉम्प्रीहेंशन। अब मैं आपको एक ऐसी कॉम्प्रीहेंशन का पैसेज दूंगा जो आपकी किताब में होगा ही नहीं। लेकिन जो गाइडलाइंस मैं आपको बताऊंगा, इफ़ यू विल फॉलो दोज गाइडलाइंस, तो ना सिर्फ ये कि आप उस क्वेश्चन को बड़ा स्विफ्टली, बड़ा इजीली आप उसको अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ आपको अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस भी आएगा कि अब कॉम्प्रीहेंशन में जौन सा मर्जी सवाल आ गया, मैं उसको बड़ी आसानी से टैकल कर लूंगा या टैकल कर लूंगी। पैसेज जो मैंने सेलेक्ट किया है, वो जानबूझ के मैंने एक मुश्किल पैसेज जो है वो क्रिएट किया है। पैसेज क्या क्रिएट किया, बेसिकली बस मैंने बैठ के टाइप किया, लिखा है। मेरे जहन में जो जो चीज़ें आती रही हैं कोविड का टाइम और वो सारी चीज़ें, कोविड में क्या हुआ, क्या क्या नहीं, तो उस पर मैंने एक सिंपल सा एक पैसेज लिखा, पैसेज लिख के उसमें से क्वेश्चंस बना दिए, और वही मैं आपके साथ अभी एज अ टास्क जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब आपने करना क्या होता है, जैसे ही आपके सामने कॉम्प्रीहेंशन वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है, जैसे ही कंपटीशन कह सकते हैं आप, जो भी इसको कह सकते हैं, कंपटीशन तो खैर नहीं होता। आई एम अगेंस्ट कंपटीशन, आई एम अगेंस्ट, मैं कंपटीशन के खिलाफ हूँ, प्रोग्रेस के हक में हूँ।
ठीक है, कंपटीशन नहीं होना चाहिए, प्रोग्रेस होनी चाहिए। मतलब हमें वो लगा दी जाता है ना, उसके इतने नंबर आ गया, उसके इतने आ गया, फलाना जीत गया, फलाना हार गया, इस चीज के पीछे नहीं लगाना चाहिए बच्चों को। बच्चों को इंडिविजुअल प्रोग्रेस के पीछे और बच्चों को इंडिविजुअल ग्रोथ के पीछे लगाना चाहिए कि भाई आप अपने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, दूसरों को छोड़ो, बाकी लोग क्या कर रहे हैं। कंपटीशन इज नॉट गुड, प्रोग्रेस इज गुड। तो प्रोग्रेस जो है ना वो आपको सेल्फ डिसिप्लिन सिखाती है, प्रोग्रेस जो है वो आपको आपकी जिंदगी के मुताबिक आपको कामयाबी का रास्ता दिखाती है। कंपटीशन तो एक बहुत ही फजूल और पैथेटिक चीज होती है। अच्छा, अब नाउ लेट्स गेट बैक टू कॉम्प्रीहेंशन। आपने कॉम्प्रीहेंशन में करना क्या होता है? सबसे पहले जैसे ही पैसेज आपके सामने आता है, चाहे वो आपकी किताब में से हो, चाहे वो आपकी किताब में से ना हो, ये चीज आपके लिए मैटर ही नहीं करनी चाहिए वहां पे पेपर में। पेपर में आपके सामने जैसे ही पैसेज आता है, तो चाहे वो आपकी मतलब जो नाइन्थ में है, टेंथ में है, फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, जौन सी मर्जी आपकी क्लास है, तो आपकी क्लास के किसी चैप्टर में से आया हुआ है, वो चैप्टर आपने पहले पढ़ा हुआ था, नहीं पढ़ा हुआ था, आपको वो चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से आता है, या आपने वही एक चैप्टर छोड़ा हुआ था वहीं से आ गया है, आपके लिए ये चीज़ मैटर ही नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आपने इस अप्रोच के साथ जाने के यार जो भी आया, आई डोंट केयर, मुझे इससे फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज आई एम रेडी फॉर दैट, आई एम प्रिपेयर्ड। आपने करना क्या होता है, जब आपके सामने कोई एक पैसेज आता है, अभी जाहिर बात है जो पैसेज मैंने आपको टेस्ट के लिए देना है वो तो मैं नहीं ओपन करूंगा, मैं पुराने जो पेपर्स हैं उसमें से कोई रैंडमली कोई किसी क्लास का एक कोई पेपर जो है वो ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ताकि मैं आपको उसकी जो प्रैक्टिस है वो करवा सकूँ, ठीक है। अम, चले टेंथ का ही मैं को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, टेंथ का कोई पेपर ओपन कर लेता हूँ। एक मिनट, होल्ड। अच्छा, अब आपने करना क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये एक मैसेज आ गया, तो आपने इसको करना है स्किम। आपने इसकी क्या करनी है, स्किमिंग करनी है। अब स्किमिंग क्या होती है? स्किमिंग बेसिकली रीडिंग की एक टेक्निक है, ठीक है। रीडिंग की फोर बेसिक टेक्निक्स हैं, जिसमें स्किमिंग है, स्कैनिंग है, इंटेंसिव रीडिंग है, एक्सटेंसिव रीडिंग है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने पैसेज जो आपके सामने आएगा आपने उसको किस तरीके से पढ़ना है। आपने इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनको आपने करना है बिल्कुल इग्नोर। और आपने हर सेंटेंस में से जो की वर्ड्स हैं उनको आपने क्या कर लेना है, हाईलाइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये चैप्टर है, न्यूज़पेपर डू नॉट रिक्वायर अस टू सिट एट अ प्लेस एंड रीड द न्यूज़। अब इसमें की वर्ड्स क्या हैं? दिस सेंटेंस इज अबाउट न्यूज़पेपर, ठीक है। अच्छा, और फिर उसके बाद क्या है, न्यूज़पेपर्स डू नॉट रिक्वायर। अब इसमें डोंट रिक्वायर और टू सिट, मतलब हमें पता है ना कि न्यूज़पेपर पढ़े ही जाते होते हैं ना, तो इसका मतलब इसमें जो की वर्ड है वो क्या है कि न्यूज़पेपर डोंट रिक्वायर टू सिट। अब इसके अंदर ये है क्या, कीवर्ड। बाकी जो है ना, एट अ प्लेस एंड रीड द न्यूज, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, ये रिडंडेंसी है इसके अंदर। तो आपने क्या करना है, हर लाइन में से क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जो की वर्ड्स हैं, उनको आपने बस हल्का हल्का लेड पेंसिल के साथ हाईलाइट करते जाएं और अपने जहन के अंदर उसका इमेज एक बनाते जाएं। बिजी पीपल, अच्छा, और उसमें कोई ऐसा वर्ड आ जाए जो आपको नहीं आता तो उसको टोटली इग्नोर मारें, बिल्कुल उसको इग्नोर मारें। बिजी पीपल मे रीड द पेपर एनी टाइम ऑफ द डे। अच्छा, अब इसमें देख लें कि रीड एनी टाइम, तो इसमें क्या है कि बिजी पीपल को छोड़ दें, बिजी पीपल हो चाहे जैसे मर्जी लोग हों, तो आप यहाँ पे सिंपल इसमें कर दें कि रीड एनी टाइम ऑफ डे। न्यूज़पेपर डोंट रिक्वायर टू सिट, रीड एनी टाइम ऑफ द डे, या रीड एनी टाइम कर लें, एंड ऑफ द डे को भी खत्म कर दें। अब इसमें क्या है कि आप क्या कर रहे हैं, आप इसमें से इसको स्किमिंग कर रहे हैं, यानी कि जो इंपॉर्टेंट इसका जो इंपॉर्टेंट जो इसमें वर्ड्स हैं उनको आप क्या कर रहे हैं, टेक आउट कर रहे हैं। न्यूज़पेपर डोंट रिक्वायर टू सिट, रीड एनी टाइम अ डे। अच्छा, दे मे रीड द न्यूज़पेपर दैट इज इंपॉर्टेंट टू देम अर्ली इन द मॉर्निंग एंड कैरी द पेपर विद देम टू रीड इन द बस। अब इसमें देखें, ये जो रीड एनी टाइम इन द डे था, इस पूरे सेंटेंस के अंदर वही चीज जो है उसको क्या किया गया है, आगे एग्जाम्पलीफाई किया गया, यानी इसी की आगे एग्जाम्पल है। इस पूरे सेंटेंस के अंदर कोई नई बात नहीं की जा रही, इस पूरे सेंटेंस के अंदर कोई भी नई बात नहीं की जा रही। अब ये क्या कर रहे हैं आप, साथ साथ अब क्या कर रहे हैं आप, यू आर बेसिकली डूइंग द कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब सिर्फ रीडिंग नहीं है कि यहाँ से लेके आपने यहाँ तक पढ़ लिया, नो। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब है अंडरस्टैंडिंग, और चीज़ों को हम अंडरस्टैंड कैसे करते होते हैं, अंडरस्टैंड हम चीज़ों को इस तरह से करते होते हैं कि जितनी जितनी चीज़ हमारे सामने आ रही होती है हम उसकी एक लॉजिक, उसकी एक सेंस अपने ब्रेन के अंदर क्रिएट कर रहे होते हैं, अपने माइंड को हम क्या कर रहे होते हैं, उसके सिग्नल्स देते जा रहे होते हैं। अपने माइंड को क्या देते जा रहे होते हैं, सिग्नल्स देते जा रहे होते हैं। क्रिकेट का मैच देखा है कभी, क्रिकेट का, फुटबॉल का कोई मैच देखा है, फिल्म देखी है कभी? क्यों भाई?
फिल्म देखी है कि कभी क्रिकेट मैच देखा है, गेम खेली है? यस। तो क्या करते हो, रट्टा लगाते हो सारी चीजों को, नोट नो डाउन कर सर। रहे हो? रट्टा लगा रहे होते हो, या मतलब बैठ के याद कर रहे होते हो, मिसबा आउट हो गया, मिसबा आउट हो गया, अफरीदी आ गया, अफरीदी आ गया, शहनशाह ने 4 ओवर करवा लिए, 2 रह गए, 3 रह गए, इतनी विकेटें रह गई पाकिस्तान की, पाकिस्तान को इतना स्कोर चाहिए, पाकिस्तान को इतना, रट्टा लगा रहे होते हैं वहां बैठ के? नो सर। नहीं। जैसे जैसे चीजें हो रही होती हैं, जैसे जैसे इवेंट्स हो रहे होते हैं, आप अपने ब्रेन के अंदर उसका एक खुलासा, उसकी एक समरी, उसके कीवर्ड्स अपने जहन के अंदर क्या करते जा रहे होते हो, फिर अपने जहन को फीड करते जा रहे होते हो। फिल्म देख रहे होते हो तो क्या फिल्म का एक एक सीन याद रखते हो? एक एक सीन याद रखते हो? नहीं याद रखते। मतलब हीरो अपने घर से निकला, उसने जाना है किसी रेस्टोरेंट में, वहां पे जाके उसने किसी पुलिस वाले को मिलना है, तो वो पूरा जो जर्नी है, पूरा जर्नी, गाड़ी क्या थी, क्या, वो सारा कुछ आप देख रहे हो, लेकिन इंपॉर्टेंट, वो वहां पे जाके बैठेगा, कॉफी ऑर्डर करेगा, हालचाल पूछेगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात होगी वही आपके ब्रेन के अंदर फोकस्ड रहेगी, और फिर उसके बाद आप स्टोरी के अगले सीन की तरफ मूव कर जाओ। तो आपने जैसे जैसे पैसेज को पढ़ते जाना है, वैसे वैसे उसकी इसको हम लोग बोलते होते हैं कैटालॉगिंग। ठीक है, कैटालॉगिंग आपने करनी होती है कि यार आपने इसमें से क्या चीज आपके रेलेवेंट है, आपने सिर्फ रेलेवेंट डेटा जो है वो अपने ब्रेन को क्या करना है, फीड करना है। ठीक है, और आपको लग रहा होगा कि शायद ये मैं आपको पता नहीं कोई बड़ी कोई कॉम्प्लेक्स किस्म की चीज बता रहा हूँ, या बड़ा एक आपको एक मुश्किल तरीका बता रहा हूँ। नो, दिस इज द इजिएस्ट वे टू डू द कॉम्प्रिहेंशन। आप 4-5 पैसेजेस के ऊपर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे आपकी कॉम्प्रिहेंशन की स्किल्स जो हैं उसमें कितना फर्क पड़ता है, और आपको आपको अपनी अप्रोच जो है उसके अंदर एक तब्दीली नजर आएगी। अभी मैं आपको रीडिंग का तरीका बता के फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन का आंसर किस तरह लिखना है, समरी किस तरह लिखनी है, ये सारी चीजें भी फिर आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप देखोगे ये वाला जो था, मतलब यहाँ पे बताया ना कि बिजी पीपल मे रीड द न्यूज़पेपर एनी टाइम ऑफ द डे, तो आगे उसी चीज को एक्सप्लेन करते किया जा रहा है ना कि अर्ली इन द मॉर्निंग पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद उसको बस में ले जाएंगे, वैन में ले जाएंगे, ठीक है, जिधर मर्जी उसको बैठ के पढ़ेंगे। तो ये वाला जो पूरा जो सेंटेंस है, ये इसका क्रक्स ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। अब तक हमने कितने वर्ड्स फाइंड आउट किए? न्यूज़पेपर, डू नॉट रिक्वायर टू सिट, you can read any time of the day, they may also choose to omit certain aspects of the news that they are not interested in। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है कि they do not require to sit, read any time of the day। अच्छा, omit, सिंपल, सिंपल, आप इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो क्या है, ओमिट। अब ओमिट का क्या है, ओमिट, ओमिट, अब जिसमें ये है कि दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन। अच्छा, आप इसको आप अब यहाँ पे क्या करें, आप इसको अपने अल्फाज में रिफ्रेज कर लें, ओमिट व्हाट यू डोंट लाइक। अच्छा, नॉट, डोंट लाइक, ओमिट, डोंट लाइक, ओमिट, मतलब इस तरीके से आप क्या कर लें कि इसका एक की वर्ड जो है, कम हियर, सर कम इन यहाँ का। ओके, जी मेरी बेटी जो है वो मुझे चाय देने आई है। ऑल राइट। तो क्या करते जाएं कि जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, मतलब दे मे का वर्ड हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, ऑल्सो का वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर उसके बाद एस्पेक्ट्स ऑफ द न्यूज का वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, दैट दे आर का वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसमें से हमने क्या करना है। अब पहला पैसेज आपने पढ़ लिया, पहला पैराग्राफ, अब इसकी आप लोग करें एक आप मतलब इसके आगे फिर डिफरेंट तरीके होते हैं। आप इसका एक वर्ड वेब बना लें, आप इसकी एक इसकी ट्रायंगुलेशन कर लें, डिफरेंट तरीके हैं, लेकिन मैं आपको उनकी तरफ नहीं लेके जाता। आप सिंपल क्या करें, इसमें से की वर्ड्स को अरेंज कर लें। मतलब क्या है कि ये पैराग्राफ है किसके मुतालिक, न्यूज़पेपर्स के मुतालिक, न्यूज़पेपर्स। अच्छा, नो सिटिंग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, नो सिटिंग, एनी टाइम, और उसके बाद ओमिट व्हाट यू नॉट लाइक। अपने अल्फाज में इसका आपने क्या कर लिया, एक लाइन के अंदर 4 वर्ड्स के अंदर आपने पूरे पैराग्राफ का एक तरह से कह लें कि क्या निकाल लिया जनाब आली, आपने क्रक्स निकाल लिया। इसको यहां पे लिखते हैं। अब अगले पैराग्राफ की तरफ चले जाएं। टेलीविजन ऑन द अदर हैंड रिक्वायर्स इट्स व्यूअर्स टू बी एट अ सर्टेन प्लेस। अब आप देखें क्या है कि टेलीविजन, यहां पे लिखते हैं नीचे इसके बेशक, टेलीविजन, सिटिंग। अच्छा, फिर उसके बाद इफ दे आर, अब देखें कि टेलीविजन ऑन द अदर हैंड, ये ऑन द अदर हैंड जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। टेलीविजन रिक्वायर्स इट्स व्यूअर्स टू बी एट अ सर्टेन प्लेस, टेलीविजन, सर्टेन प्लेस, सर्टेन टाइम, इन ऑर्डर टू वॉच एंड लिसन। बट ये जो ये वाला जो पार्ट है ये अंडरस्टूड है, ऑब्वियस है।
अच्छा, इफ दे आर बिजी पीपल दे विल मिस। आप देखें कि बिजी, मिस, बिजी, अगर आप बिजी होंगे तो यू विल मिस। मतलब ये वही चीज है ना कि जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको एक सर्टन टाइम पे सर्टन प्लेस पे होना है अगर आपने टीवी देखना है तो। दे कैन नॉट चूज टू रीड इट ऑन ऑन द मूव और थ्रू आउट द डे। अब इसमें क्या था, एनी टाइम। तो इसका मतलब ये है कि जो चीजें यहाँ बताई गई थी वो चीजें यहाँ पर उसका बिल्कुल ऑपोजिट सिचुएशन चल रही है। दे कैन नॉट इवन चूज, दे कैन नॉट इवन चूज विच पार्ट ऑफ न्यूज दे विश टू स्किप। तो अब इसमें क्या है कि आप यहाँ पे कह सकते हैं कि नो स्किप, ओमिट था, नो ओमिट। ठीक है। अच्छा, वन वे कुड बी टू रिकॉर्ड इट एंड वॉच इट लेटर, बट द पॉइंट हियर इज दैट इट इज नॉट दैट कन्वीनियंट। आप इसमें देखें कि इसमें से क्या है, इस पूरे पैराग्राफ में से इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या हैं? टीवी, सिटिंग, ठीक है, नो ओमिट, ठीक है, और उसके बाद क्या है, ये इसके अंदर तीन वर्ड्स थे। बाकी अगर आपको ये पता है कि इस पूरे पैराग्राफ के अंदर ये तीन इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, तो आगे फिर चल के आपने इन वर्ड्स के साथ क्या करना है ये फिर आगे चल के मैं आपको बताऊं। अच्छा, इसी तरीके से आगे हम चलते हैं। टेलीविजन ब्रिंग्स लेजीनेस इन अस। अब मुझे बताएं इसमें से इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन से हैं, व्हाट आर द की वर्ड्स? लेजीनेस। laziness, टेलीविजन, लेजीनेस, laziness, टेलीविजन एंड लेजीनेस। क्योंकि देखो ये दोनों वर्ड्स आप आपस में कनेक्ट करेंगे, फौरन पूरा सेंटेंस आपके जहन में आ जाएगा। दो वर्ड्स आपके पास बताओगे ना तो आप पूरा सेंटेंस खुद ब खुद बना लेंगे। वी कैन व्यू द न्यूज विद अ लिटिल और नो एफर्ट सिंस इट्स प्रैक्टिकली अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। अब इस पूरे सेंटेंस के अंदर कीवर्ड कौन सा है? form of Practical entertainment, no entertainment. effort, no effort. यस, अ लिटिल और नो एफर्ट। क्योंकि देखो, इट ब्रिंग्स लेजीनेस, व्हाई? बिकॉज अ लिटिल और नो एफर्ट। इफ वी हैव द leisure टाइम वी कैन व्यू द टेलीविजन न्यूज एनी टाइम ऑफ द डे एंड नाइट। आप इस पूरे सेंटेंस के अंदर बताएं कि कोई क्या इसमें कोई कीवर्ड है इस पूरे सेंटेंस के अंदर? Leisure time, leisure time, leisure Layer time. time. यस, लेजर, एनी टाइम। मतलब आपके पास अगर लेजर, इफ यू हैव द लेजर टाइम मींस खुला टाइम, फ्री टाइम। इफ यू हैव द लेजर टाइम वी कैन, इफ यू हैव द लेजर टाइम वी कैन व्यू द टेलीविजन एनी टाइम ऑफ द डे एंड नाइट। अच्छा, फिर उसके बाद इट ब्रॉडकास्ट द न्यूज एज इट इज हैपनिंग। फिर उसके इस अब इस पूरे सेंटेंस के अंदर क्या है, कौन सा इंपॉर्टेंट वर्ड है? Broadcast news. Broadcast and happening. ब्रॉडकास्ट, सिंपल, ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्टिंग होती वही है ना कि जो चीज जैसे हो रही होती है वैसे वैसे आप बता रहे होते हैं। Much mastery of language is not necessary for the person who prefers to view the news on television, but everything, because everything is visual and auditory. अब इस पूरे सेंटेंस के Mastery of अंदर, language. यस, Mastery of language. यस, Not नो necessary. मास्टरी ऑफ लैंग्वेज, नो मास्टरी ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, मतलब इसमें पूरे सेंटेंस के अंदर क्या बात बात हो रही है कि आपको यू यू डोंट नीड टू बी अ मास्टर ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, इस पूरे के अंदर जो क्रक्स है वो क्या है कि यू डोंट नीड टू हैव द मास्टरी ऑफ ऑन लैंग्वेज। अ पर्सन विद अ बेसिक नॉलेज ऑफ ब्रॉडकास्ट लैंग्वेज विल बी एबल टू व्यू एंड अंडरस्टैंड इट। क्या इस Further सेंटेंस में explanation. नई बात हो रही है? No. Further नो। explanation है. Yes, this is the repetition of the idea that was given to you previously. In comparison, the reader of the newspaper needs to be proficient in the language in order to understand it. इसमें क्या है? newspaper और proficient, Mastery of language. सर वही यस, न्यू, बात है. हाँ, न्यूज़पेपर एंड प्रोफिशिएंट। अब इस लास्ट पैराग्राफ के अंदर क्या है? लास्ट पैराग्राफ के अंदर ये बताया गया है कि टीवी, लेजीनेस, और इसके अंदर क्या वर्ड्स थे? little or no effort, हाँ, टीवी, ठीक है, नो मास्टरी रिक्वायर्ड, Little. ठीक है, नो मास्टरी रिक्वायर्ड, Broadcast. और न्यूज़पेपर, ठीक है, मास्क रिक्वायर्ड। ठीक हो गया। अब आपने जनाब इस पैसेज को क्या कर लिया, अच्छे तरीके से एनालाइज कर लिया। अब आपको पैसेज समझ आ गया। नाउ यू आर रेडी एंड यू नो एवरी एस्पेक्ट ऑफ द पैसेज, कि पैसेज के अंदर क्या चीजें थी, क्या डिस्कशन हुई। आपने बाकी जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, जो अनइंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, जो रिडंडेंट वर्ड्स थे, उस सबको आपने क्या कर दिया, उस सबको आपने इग्नोर कर दिया। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इज आर एम, वाज वर, हैज हैव, छोटी मोटी चीजें जिनका उस तरीके से कॉम्प्रिहेंशन के साथ कोई लेना देना नहीं होता। कॉम्प्रिहेंशन बेटा होती है
जो मीनिंगफुल स्ट्रक्चर्स होते हैं आपने सिर्फ उनको क्या करना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है, और उनके जरिए आपने पूरे पैसेज का एक लिंक जो है वो आपने क्या करना होता है, जनरेट करना होता है। अच्छा, अब आपने जितने भी सवालों का जवाब देना है, जितने भी सवालों, और ये मैं आपको बता रहा हूं कि आपको इस तरीके से कम से कम 4 से 5 कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इफ यू रियली वांट टू स्कोर फुल मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। 4 से 5 आपको, कम से कम 5 आपको प्रैक्टिस जो है वो इस तरह से करनी पड़ेगी। ये मत समझिएगा कि ये एक लेक्चर से आपको बस कॉम्प्रीहेंशन जो है वो आपकी आपको आपको समझ आ जाएगी कॉम्प्रीहेंशन करना, लेकिन जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपकी कॉम्प्रीहेंशन इंप्रूव नहीं होगी। ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। बात समझ आ रही है ना? अच्छा, अब Yes. आपने क्या करना है, अब आपने आना है क्वेश्चंस की तरफ। अब आपने आना है किसकी तरफ? क्वेश्चंस की क्वेश्चंस की तरफ। Mhm. अब क्वेश्चंस की तरफ जब आपने आना है तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपको टेक्स्ट ना पढ़ना पड़े या बहुत कम पढ़ना पड़े। आइडियली तो ये होना चाहिए कि आप उसके आपने जो इसमें से कीवर्ड्स निकाल लिए हैं उसके बाद आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। ऑलराइट, अब आपने कॉम्प्रीहेंशन के पैसेज की तरफ जब क्वेश्चंस की तरफ आना है तो क्वेश्चंस में आप मुझे बताएं कि सबसे पहले आप कौन सा क्वेश्चन करेंगे, समरी वाला या शॉर्ट क्वेश्चंस? शॉर्ट समरी वाला। समरी। Short समरी। questions. सबसे Summary. पहले सबसे पहले आप लोग शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। यस सर। सबसे पहले आप क्या करेंगे? Short शॉर्ट क्वेश्चन। question. यू Short नेवर question. स्टार्ट ऑल्दो द समरी क्वेश्चन इज द फर्स्ट क्वेश्चन। करना इसको आपने उसकी जगह पर ही है, जो आपकी ई शीट है उसके ऊपर जो आपकी कंट्रोल शीट है उसमें जो कॉम्प्रीहेंशन वाले सवाल की जगह है आपने इसको करना उधर ही है, लेकिन आपने कॉम्प्रीहेंशन वाले क्वेश्चन की तरफ सबसे लास्ट पे आना है। सबसे पहले आपने सर क्या करना है, आपने शॉर्ट क्वेश्चन जो है उनको आपने करना है। अब उसकी में रीजन टाइम क्या ज्यादा है? लगता है, क्या चीज? इस टाइम ज्यादा लगता है इसलिए उसको पहले करते हैं। किसको? ये समरी। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपको मैं एक शहर का जो सबसे बड़ा बाजार है, सबसे बड़ा बाजार है, ठीक है, उसमें मैं आपको एक दफा भेजता हूँ। ठीक है, आप बाजार में एक तरफ से एंटर हुए, आप बाजार में से गुजरते गए और दूसरी तरफ से आप बाजार से निकल आए, ठीक है, और आपको मैंने आके एक जगह पे बिठा दिया। उसके बाद एक दूसरा बंदा है, उसको मैं उस बाजार में 5 दफा लेके गया। पहले मैं उसको लेके गया एक मिठाई वाली दुकान पे, फिर दोबारा मैं उसको उसी बाजार में लेके गया एक कपड़े वाली दुकान पे, तीसरी दफा मैं उस बंदे को लेके गया उसी दुकान के अंदर एक जूतों वाली उसी मार्केट के अंदर एक जूतों वाली दुकान पे, चौथी दफा मैं उसको ले गया एक दर्जी के पास, पांचवी दफा उसी बाजार के अंदर मैं उसको एक पार्लर पे ले गया, और उसको 5 दफा मैं उसको मुख्तलिफ जगहों पे लेके गया उसी बाजार के अंदर, और उसके बाद मैंने आके उस बंदे को आपके पास बिठा दिया। अब मैंने आप दोनों को कहा कि उस बाजार का नक्शा जो है या उस बाजार की जो डिटेल्स हैं वो मेरे सामने लिखो। मुझे बताओ कि कौन सा बच्चा जो है वो डिटेल्स को ज्यादा अच्छे से लिखेगा, आप या वो दूसरे वाला बच्चा? करो दूसरा वाला बच्चा। तो जो 5 दूसरे दफा वाला, गया था। जो 5 दफा गया है। अच्छा, और मजे की बात यह है कि जो बच्चा 5 दफा वहां पे गया वो पांच पांच काम करके आया ना। आई हुआ। वो 5 दफा जब गया तो वो हर दफा एक ना एक काम उसका होता गया ना साथ। हम्म। अब वो, यस सर। अब आई होप कि अब आपको लॉजिक समझ आ गई होगी कि जब आप बेटा इस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, इस क्वेश्चन का जब आप आंसर लिखोगे तो आपको पैसेज का 20% जो है उसका डेटा जो है वो आपके ब्रेन के अंदर कलेक्ट हो जाएगा। फिर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, 20% डेटा और आपके ब्रेन के अंदर आ गया, और साथ साथ आपका काम भी क्या हो रहा है, काम भी आपका निमटता जा रहा है। ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी आपने कर लिया, ये वाला आप भी कर लिया, फिर उसके बाद ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन आप करोगे तो इसमें फिर मजीद आपका 20% जो पैसेज है वो आपका मजीद कवर हो जाएगा। ये करोगे फिर 20% और कवर हो जाएगा, ये करोगे 20% और कवर हो जाएगा, ये करोगे तो 20% और कवर हो जाएगा। यानी कि 80 to 90% जो आपका पैसेज है उसको, वो आपका इस तरीके से कवर हो जाएगा कि आप बार बार पैसेज के साथ कनेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन पूरे पैसेज के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे होंगे। मतलब जब आपने एडवांटेजेस लिखने हैं तो जाहिर बात है जो न्यूज़पेपर के एडवांटेजेस हैं आप उसी के जो कीवर्ड्स हैं उसी के ऊपर आप फोकस कर रहे होंगे ना। यहाँ पे पढ़े हुए हैं कि सिटिंग रिक्वायर्ड नहीं है, किसी भी टाइम पे आप पढ़ सकते हैं, एंड यू कैन ओमिट व्हाट यू लाइक।
अब मुझे बताएं कि क्या इस सवाल का जवाब जो है वो इन कीवर्ड्स के अंदर मौजूद नहीं है? है सर। है। क्या है? है ना? जी। मुझे बताएं कि डू यू रिक्वायर टू रीड दिस होल पैसेज अगेन, और डू यू इवन नीड टू फाइंड द आंसर इन दिस पैसेज? No, No. sir. नो। No, sir. अच्छा, अगला सवाल है कि Not at व्हाट all. आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ वाचिंग टीवी? ठीक है, क्या इसका आंसर यहाँ पर मौजूद नहीं है कि आपको सिटिंग चाहिए, आप ओमिट नहीं कर सकते, लेजीनेस क्रिएट करता है, ये इसका आंसर इन इन्हीं कीवर्ड्स के अंदर मौजूद नहीं है? है सर बिल्कुल। है। नहीं sir. बिल्कुल मौजूद है। अच्छा, एक्सप्लेन द रोल ऑफ लैंग्वेज इफ यू वॉच टेलीविजन इंस्टेड ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। तो इसका जवाब जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। हम्म यस। मतलब वो आपसे Yes, पूछ रहा sir. है लैंग्वेज का क्या रोल होता है अगर आप टीवी देखते हैं अखबार पढ़ने की बजाय। तो इसका रोल ये होता है कि आपको मास्टरी रिक्वायर्ड नहीं होती। समझ आ रही है? Exactly, sir. अच्छा, हाउ डज टेलीविजन मेक अस लेजी? क्या इस सवाल का जवाब जो है, ठीक है, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है? ठीक है, कि है टीवी सर। Yes, हमारे लिए sir. इस तरह से लेजीनेस क्रिएट करता है क्योंकि इसमें कोई एफर्ट नहीं चाहिए होता। अ लिटिल और नो एफर्ट इज रिक्वायर्ड। अच्छा, और यहाँ पे हाउ डू यू व्हाट डू यू प्रीफर रीडिंग न्यूज़पेपर और वाचिंग टेलीविजन इफ यू नीड टू गेट न्यूज़? अब ये वो क्वेश्चन है कि जिसका पैसेज के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। मतलब ये इस सवाल का जवाब कोई बेवकूफ ही होगा जो पैसेज में ढूंढ रहा होगा। क्या इस सवाल का जवाब पैसेज के अंदर मौजूद है? No, sir. No, तो sir. अगर अगर आपको कोई बंदा ये बताता है कि जो पैसेज के क्वेश्चंस होते हैं उन उन तमाम सवालों का जवाब पैसेज के अंदर मौजूद होता है, और आप इस सवाल का जवाब पैसेज के अंदर से ढूंढना शुरू करते हैं, तो क्या आपको इस सवाल का जवाब पैसेज के अंदर से मिलेगा? और सर। No, sir. नहीं मिलेगा। तो अब मुझे बताएं कि इन सवालों को हल करने के लिए क्या एक दफा भी हमें पैसेज को दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ी है? No, No. sir. नहीं पड़ी। अब कौन आपको सा ट्रिक बता। समझ आ रही है कि आपने करना क्या होता है? जी। यू हैव टू हाईलाइट द वर्ड्स एंड देन यू हैव टू यूज दोज वर्ड्स, you have to use those keywords to create your own answers। बजाय इसके कि आप जनाब यहां से लेके इधर से लेके यहां तक लाइनें छाप दें, यहां से लेके यहां तक जो है ना वो पूरा का पूरा छाप दिया आपने। मुझे बताएं कि ये लिखे हुए को देख के दोबारा लिखने में कौन सा कमाल है? मतलब इसकी कोई सेंस बनती है? हम्म No, sir. कोई No, इसकी sir. कोई लॉजिक बनती है कि एग्जामिनर जो है वो आपको एक चीज दे और आपको सिर्फ वो ये बताए कि यार आप इसको ढूंढ के दोबारा से एग्जैक्टली वापस वैसे लिख दो? डज इट मेक एनी सेंस? नो। No, No. sir. डू यू रियली थिंक डू यू रियली थिंक कि आप जो है सिर्फ इस सवाल का अगर यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी कर देते हैं तो डू यू रियली थिंक कि आप 3 नंबर या 4 नंबर डिजर्व करते हैं खाली यहाँ से देख के लिखने के? No. यू डोंट डिजर्व इट। अच्छा, फिर मेरा अगला सवाल यह है कि अगर आप इस सवाल का जवाब लिख रहे हैं और आप यहाँ से लेके इस पूरे पैसेज को अगर आप कॉपी कर देते हैं, मुझे बताएं कि इसमें आपने मेहनत मेहनत क्या की है, आपकी क्या एफर्ट हुई है? डिड यू पुट एनी एफर्ट इन दैट? सिर्फ No, sir. देखने उधर से देखने का एफर्ट किया और कुछ नहीं किया। कुछ भी नहीं किया? मतलब ये तो वो चीज है कि जो नर्सरी का बच्चा भी कर देता है, 1 क्लास का बच्चा भी कर लेता है। उसको एबीसी लिखी भी होती है, उसको बताओ एफ किधर है, वो आपको ढूंढ के बता देता है, एल किधर है ढूंढ के बता देता है, एन किधर है ढूंढ के बता देता है, क्यू किधर है वो ढूंढ के बता देता है। और भाई ढूंढ के लिखना में लिखना कौन सा कोई मतलब ये बोर्ड का इम्तिहान तो ना हुआ फिर? ये तो मजाक हो गया, ये तो गेम हो गई, फिर शुगल हो गया ये कोई। तो ऐसे आपको 3 नंबर नहीं मिलते, ऐसे आपको 4 नंबर नहीं मिलते इस सवाल के जवाब लिखने पे। तो कभी भी बेशक आपको यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा हो कि यार ये पूरा का पूरा पैसेज जो है ये इस सवाल का जवाब बनता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, ये पूरा का पूरा, ठीक है, ये आप यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा पैसेज लिखते हैं, एक भी बीच में ग्रामर की भी मिस्टेक नहीं होगी, पंक्चुएशन की भी मिस्टेक होगी, लेकिन आपको 3 नंबर नहीं मिलेंगे। अगर मैं चेक कर रहा हूँ मैं कभी भी 3 नंबर नहीं दूंगा आपको। आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली। अगर मेरे जैसा कोई टीचर चेक कर रहा होगा वो कभी भी आपको इस तरह एग्जैक्टली कॉपी करके लिखने पे आपको 3 नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। या 4 नंबर का सवाल होता है 11th और 12th में। सो आपने क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द कीवर्ड्स, देन यू हैव टू यूज दोज कीवर्ड्स टू क्रिएट योर ऑन सेंटेंसेस। जैसे फॉर एग्जांपल यहां से हमने इस सवाल के जवाब के लिए हमने कौन से कीवर्ड्स फाइंड आउट किए थे? हम्म No sitting.
No हाँ, sitting. नो सिटिंग, रीडिंग एनी टाइम, Omit what Anytime. you like. Not like. एंड ओमिट व्हाट यू लाइक, व्हाट यू नॉट लाइक। और सवाल कितने नंबर का होता है ये शॉर्ट क्वेश्चन? 3 Four. 3 नंबर का। 9th और 10th में 3 नंबर का और बेटा 9th और first 10th year में 3 नंबर का होता है, और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में कितने नंबर का होता है? 4 नंबर का होता है। चार number. अब मुझे बताएं कि अगर मैं 3 एडवांटेजेस लिख देता हूं तो मुझे 3 नंबर मिल जाने चाहिए ना? आइयो। ठीक है। अच्छा, अब मैं इस सवाल को लिखता हूं। मैं लिखना कैसे स्टार्ट करूंगा? मैं लिखूंगा कि न्यूज़पेपर्स, ठीक है। अच्छा, या फॉर एग्जांपल रीडिंग न्यूज़पेपर्स कैन हैव a lot of advantages. For example, it does not require sitting at one place to read the newspaper. अब ये मैं बिल्कुल कॉमन लैंग्वेज में लिख रहा हूं। अच्छा, अब उसके बाद आप क्या लिखेंगे? उसके बाद आप लिखेंगे इन एडिशन, एंड इन एडिशन न्यूज़पेपर्स कैन बी read any time of the day. There is none. अब आपने लास्ट एडवांटेज बताना है। आप कहेंगे कि लास्टली, ठीक है, द रीडर कैन ओमिट, या ओमिट की जगह आप कर दें स्किप ऑल दोज पार्ट्स दैट आर irrelevant, now don't you think that's a good answer, that's a comprehensive answer to this question? Yes. Yes, sir. Good answer. Was it difficult? No, sir. No, sir. No, sir. Did you require to even look at the passage? No. Oh, okay. Isn't it completely a new answer? Yes. Totally Yes, different, sir. totally different from the passage. ठीक है। पैसेज में से आपने एक वर्ड भी कॉपी नहीं किया, और आपका आंसर जो है वो भी पैसेज के अंदर जो बातें की गई थी उन्हीं बातों को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और बिल्कुल एक जानदार तगड़ा जबरदस्त किस्म का आपका आंसर बन गया। जी हसीबा। Excuse me, sir. सर जो इस तरह के जो आंसर्स होते हैं जिनको हम पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, तो आप क्या प्रेफर करेंगे, पॉइंट्स में लिखना है या पैराग्राफ में लिखना? पैराग्राफ्स में, इट इज बेटर टू राइट इन पैराग्राफ्स। ओके सर। इट इज बेटर टू राइट इन पैराग्राफ्स। मतलब पॉइंट्स में ना, पॉइंट्स बनाना जो है ये दैट्स अ वीक अप्रोच। लैंग्वेज के अंदर जो है दैट इज कंसीडर्ड अ वीक अप्रोच। ओके सर। हाँ, आप देखें, मैं इसी सवाल को पॉइंट्स में लिखता हूँ, इसी सवाल को मैं पॉइंट्स में लिखता हूँ, ठीक है। रीडिंग न्यूज़पेपर हैज 3 advantages. It does not require sitting at one place. One can read anytime. One can skip the irrelevant parts. अच्छा, अब मुझे बताएं कि क्रिएटिविटी किसमें ज्यादा है? Paragraph. Paragraph. पैराग्राफ्स। पैराग्राफ्स में कोहेजन है, फ्लो है। फॉर एग्जाम्पल इन एडिशन, लास्टली, फिर उसके बाद इसमें देखें कि इट कैन हैव एक स्ट्रक्चर है, इट डज नॉट रिक्वायर दूसरा स्ट्रक्चर है, कैन बी तीसरा स्ट्रक्चर है, कैन ओमिट चौथा स्ट्रक्चर है। देखो, कैन हैव, डज नॉट, कैन बी और कैन, 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। समझ आ रही है ना? यस सर। और जब आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है? सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपकी ऐसे राइटिंग इंप्रूव होती है, आपकी लेटर राइटिंग इंप्रूव होती है, आपका जो प्ले वाला क्वेश्चन होता है, नॉवल वाला क्वेश्चन होता है, आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन अदर देन दैट होते हैं,
पूरी दुनिया जो है वो पॉइंट्स पे तो नहीं चल रही ना। तो आपका इस तरीके से लिखने से ओवरऑल आपकी जो लैंग्वेज की जो आपका जो एक्सप्रेशन है वो आपका क्या होता है, वो इंप्रूव होता है। और आपका आंसर अब देखें एक जानदार तगड़ा आंसर लगता है, उसमें डिटेल ज्यादा है, उसमें क्लैरिटी ज्यादा है। समझ आ रही है ना? और ये Yes, sir. बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। आपको, आप लोगों को लग रहा होता है कि शायद ये पता नहीं कोई बहुत ही कोई मुश्किल काम है, या मतलब आपको लग रहा होता है, जिन लोगों को लग रहा होता है ना कि बहुत आसान है, उनको इसलिए आसान लग रहा होता है कि उन्हें लग रहा होता है कि सारे सवालों के जवाब जो है वो पैसेज के अंदर से दिए गए होते हैं, तो मैंने बस सिंपल सिंपल उठा के मैंने मार्क करना होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो लिखना है। बस ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। यू हैव टू फाइंड आउट द कीवर्ड्स एंड देन यूजिंग दोज कीवर्ड्स यू हैव टू राइट डाउन आंसर टू द क्वेश्चन। सर उर्दू में भी सेम अप्रोच फॉलो कर सकते हैं? उर्दू में भी आप सेम अप्रोच कर सकते हैं, स्पेनिश में भी, चाइनीज में भी, जर्मन में भी, जौन सी मर्जी लैंग्वेज हो, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स आर द सेम। समझ आ रही है ना? और अब ये देखो ना कि आपका हर सवाल का एक क्या होना चाहिए, हर सवाल का एक टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए। हर सवाल का क्या होना चाहिए, एक टॉपिक सेंटेंस। डायरेक्ट आंसर की तरफ जंप ना करें, पहले उसका एक टॉपिक सेंटेंस बनाए प्रॉपर। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट आर डिसएडवांटेजेस ऑफ वाचिंग टेलीविजन, तो अब इसका टॉपिक सेंटेंस क्या बन सकता है? हम्म Disadvantages of Watching television can have a lot of disadvantages. Yes, watching television can have a lot of disadvantages. For example, it brings laziness in us. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, या आप कह सकते हैं कि एट फर्स्ट, या मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ठीक है, या स्ट्राइकिंगली, मतलब कोई भी किसी भी जो ट्रांजिशनल डिवाइस है उससे आप इसको शुरू कर सकते हैं ना, जो एग्जाम्पलिफिकेशन के लिए जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज होती हैं। फॉर इंस्टेंस, ठीक है। अच्छा, इट कैन मतलब इट ब्रिंग्स लेजीनेस था, तो आप लिखने के इट कैन ब्रिंग लेजीनेस। ठीक है। और नंबर टू, इन एडिशन टू दैट, it does not require any mastery over a language. Therefore, people who watch TV may lose their capabilities of using language. And lastly, it requires for a person to be at a specific time, at a specific place to watch the news. So busy people cannot enjoy it. अब आपको पैसेज की तरफ, पैसेज का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसकी तरफ आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। यू डोंट इवन नीड टू लुक एट द पैसेज। सर कुछ पैराग्राफ्स ऐसे आते हैं कि उनमें बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं जिनकी वजह से पैराग्राफ बिल्कुल भी समझ नहीं आता। ऐसा नहीं होता। आई डोंट बिलीव इन दैट। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने, अभी आप यू आर अ सेकंड ईयर स्टूडेंट, तो मैं सेकंड ईयर का एक पैसेज जो है वो आई ट्राई टू ओपन इट इफ आई कैन मे बी फाइंड इट आउट। इफ यू आर लकी तो मे बी आई फाइंड समथिंग फ्रॉम द 12th ग्रेड। लग रहा है मुझे मिल जाए कोई 12th का पेपर। हाँ, आप इसमें देखो ना, जिस तरह ये 12th का पेपर है, मॉडल पेपर है ये, इट्स बेसिकली मॉडल पेपर। हाँ, आप इसमें देखें ना कि इट्स अ प्रीटी डिफिकल्ट वन। जैनब, आर यू विद मी? यस सर। ओके। आप इसमें देखो ना कि द इशू ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी इज समटाइम्स रॉन्गली ascribed टू रिलीजन। आप इसमें क्या होगा, जेंडर इनइक्वालिटी wrongly ascribed religion. As the matter of fact, its primary causes are various cultural norms and patriarchal mindset. इसमें क्या है, causes, Causes. cultural norms, patriarchal mindset. Males are considered physically powerful and females are psychologically sensitive. Males powerful, females sensitive. From birth, male and female offsprings are raised differently. Since their babyhood, boys like to play with toys like trucks. Boys, trucks. ठीक है? Girls, dolls.
बाकी सारा निकालते जाएं। गर्ल्स डॉल्स, women आर सपोज टू बी सबमिसिव, women सबमिसिव। अच्छा, प्रॉपर्टी, कि वुमेन जो है उनको सबमिसिवली देखा जाता है और उनको प्रॉपर्टी ट्रीट किया जाता है। अब आपको सबमिसिव का मीनिंग आता है नहीं आता, दैट डजंट मैटर। इसकी जगह पे कोई भी दूसरा वर्ड हो तो आपने उस वर्ड को क्या करना पड़ेगा, उसको आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा। दे आर नॉट अलाउड टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस, नॉट अलाउड डिसीजंस, डिसीजंस उनको अलाउ नहीं होते। अब आगे जो है अबाउट सम ऑफ देयर वेरी फंडामेंटल एंड शेयरली पर्सनल मैटर्स लाइक एजुकेशन, मैरिज एंड जॉब एटसेट्रा, ये सारा का सारा पार्ट जो है ये इररेलेवेंट है। मतलब सिंपल, दे आर नॉट अलाउड टू मेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस, दैट्स इट। आगे उसकी एक्सप्लेनेशन है जो कि आप खुद से उसको जनरेट कर सकते हो। समझ आ रही है? तो आप मुझे बताएं कि इस तरीके से जब आपने इस पैसेज को पढ़ा है तो इवन क्लास के अंदर 9th ग्रेड के बच्चे भी होंगे, 10th के बच्चे भी होंगे, तो जो 9th और 10th के बच्चे हैं, 9th और 10th के बच्चे हैं, डिड यू फील एनी डिफिकल्टी? बहुत नो सर। ज्यादा डिफिकल्टी जिसमें आपको लग रहा हो कि यार मैं तो फंस गया, मैं तो मुझे तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही? ऑनेस्टली बताएं, बिल्कुल ऑनेस्ट होके बताएं। नहीं सर। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर अफीफा कह रही है कि पेट्रार्कल माइंडसेट का क्या मतलब होता है। अब इसमें देखें कि अगला जो पार्ट है ये सारा का सारा किस चीज की एक्सप्लेनेशन है? हम्म, इसी की तो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ। है। पेट्रार्कल माइंडसेट और कल्चरल नॉर्म्स ही तो बताए जा रहे हैं, ठीक है। पेट्रार्कल माइंडसेट में क्या मतलब, ये जो नीचे वाला पूरा पार्ट है इसमें आपको क्या बताया जा रहा है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? मेल डोमिनेंस, यस सर। तो यही मेल डोमिनेंस पेट्रार्कल माइंडसेट होता है, ठीक है। तो थोड़ी सी आप लॉजिक इस्तेमाल करते हैं, इररेलेवेंट वर्ड्स होते हैं उनको आप इग्नोर करते हैं और आप सिर्फ की वर्ड्स के ऊपर आप फोकस करते हैं और पैसेज के अंदर से आप ऐसे फ्लो के साथ निकलते हैं। पैसेज आपको बिल्कुल ऐसे हलवा लगने लग जाता है और आपको पैसेज समझ भी आता है। लेकिन अगर आपने इसको द इशू ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी इज समटाइम्स रॉन्गली ascribed टू रिलीजन एज द मैटर ऑफ फैक्ट इट्स प्राइमरी कॉजेज आर द वेरियस कल्चरल नॉर्म्स, इस तरीके से पढ़ेंगे तो फिर तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे, फिर तो आपका कुछ नहीं हो सर, सकेगा। जी। सर ये जो टाइटल्स होते हैं ये हमें खुद से बनाने होते हैं ना, जो बुक में चैप्टर के टाइटल्स होते हैं एग्जैक्ट उसके भी कोई मार्क्स वगैरह कट होते हैं या हम वो कर सकते हैं? I'll come to that, मैं वो भी आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले हम ओके जरा सर, और ये हम्म, भी बता देते हैं कि जो वहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड स्पेस होती है उसको करना कंपलसरी होता है या नहीं, और अगर नहीं होता तो फिर उसको मैक्सिमम कितनी लाइंस में कवर करना होता है? मेरे बच्चे मैं ये सारा एवरीथिंग I'll explain everything, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके, तो अब आपने करना क्या होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू बेसिकली हाईलाइट हेयर और दैट आई वांट टू टेल यू हेयर इज कि आपने जब कॉम्प्रिहेंशन को करना है तो आपने पैसेज को रट्टे नहीं लगाने, पैसेज के अंदर आपने बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना, पैसेज में से आपने क्या करने हैं, कीवर्ड्स हाईलाइट करने। कीवर्ड्स आपने हाईलाइट कर लिए, अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को जब आपने अटेम्प्ट करना है ना, अब ये तो रीडिंग द टेक्स्ट था, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि यू हैव टू स्टार्ट बाय स्किमिंग थ्रू द पैसेज क्विकली टू गेट अ सेंस ऑफ इट्स टॉपिक एंड स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद यू हैव टू रीड द पैसेज केयरफुली पेइंग अटेंशन टू डिटेल्स सच एज नेम्स, डेट्स एंड कोई की टर्म्स वगैरह हो तो उस पर आपने फोकस करना है। यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया और द सेंट्रल थीम्स ऑफ द पैसेज एज वेल एज द सपोर्टिंग पॉइंट्स। तो वो आप किस तरीके से करते हैं, वही जो पॉइंटर्स मैंने बनाने होते हैं तो वही पॉइंटर्स आप बनाएंगे तो उसके अंदर ये सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। अब आपने लिखना है जनाब क्वेश्चंस के आंसर्स को। तो द फर्स्ट थिंग, you have to carefully read each question and underline or highlight any keywords or instructions। अब क्या होता है कि हर क्वेश्चन के अंदर ना, हर क्वेश्चन के अंदर दो चीजें होती हैं। हर क्वेश्चन के अंदर कितनी चीजें होती हैं? ट्रू। दो सर। कमांड एंड टास्क, कमांड एंड टास्क, मान एंड टास्क। कमांड एंड टास्क। टास्क। ये ऐसे ही है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने मैं आपके सामने एक चीज रखता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल है आपके सामने जूस, जूस,
और मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ पी लो, ले आओ, ठीक है, ले आओ, रख दो, दे आओ, ठीक है, गिरा दो, फेंक दो। अब इसमें पी लो, ले आओ, रख दो, दे आओ, गिरा दो, फेंक दो, ये कमांड्स हैं। ये सारी की सारी क्या हैं? कमांड्स हैं। कमांड। तो ये सारी की सारी कमांड्स आपने किसके ऊपर अप्लाई करनी है? टास्क क्या है आपका? खा लो, पी लो, सो लो, जाग लो। ना, जूस आपका टास्क है। जूस जो है ना, जूस, अच्छा, दैट इज द टास्क पर टास्क। जो चीज हम कर रहे हैं। हाँ, जूस जो है वो आपका टास्क है। और उस जूस को करना क्या है? सर देखें, जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा टास्क होगा। यार देखो, आप मेरी बात को समझो ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सवाल है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ लैंग्वेज। अब इसमें टास्क क्या है? यू हैव टू टॉक अबाउट द रोल ऑफ लैंग्वेज। और रोल ऑफ लैंग्वेज को क्या करना है? रोल ऑफ लैंग्वेज को क्या करना है? Explain. एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन। समझ आ रही है? अच्छा, अब इसमें क्या है कि टेलीविजन मेक्स अस लेजी। क्या ये चीज आपसे पूछी जा रही है? क्या आपसे ये चीज पूछी जा सर रही ये है कि पूछ रहे टेलीविजन हैं हमें और क्या बनाना नो सर। है? नहीं, आपको एग्जामिनर ने खुद बता दिया है कि टेलीविजन हमें लेजी बनाता है। आपसे क्या चीज पूछी जा रही है? हाउ। कैसे? हाउ। हाउ इज द इंपॉर्टेंट थिंग हियर। समझ आ रही है? अच्छा, जी सर। अब इसमें देखें, ये अभी मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा होता ना, तो मैं फिर आपको और भी ज्यादा डिटेल में जाके बताता कि जब आपसे व्हाट पूछा जाता होता है तो आपने मोस्टली चीजों को क्या करना होता है? गिनवाना होता है। जब आपसे हाउ पूछा जाता है तो आपने उसका एडवर्ब ऑफ मैनर्स बताने होते हैं। जब आपसे एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाता है तो आपने उस चीज की वजाहत देनी होती है, उसको डिटेल में जाके समझाना होता है। डिटेल में उसको आपने जो है ना वो उसके सारे एस्पेक्ट्स जो है वो आपने सामने लेकर आने होते हैं। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है। अब बच्चे क्या करते हैं? बच्चे इस चीज को एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं कि टेलीविजन हमें लेजी बना देता है, टेलीविजन देखने से ये हो जाता है, टेलीविजन देखने से वो हो जाता है। ये तो पता है कि यार वो एग्जामिनर ने खुद आपको बता दिया कि टेलीविजन लेजी बनाता है। वो आपसे पूछ रहा है कि कैसे लेजी बनाता है, हाउ इट मेक्स यू लेजी। अब आपने ये नहीं बताना कि टेलीविजन लेजी बनाता है, वो उसको ऑलरेडी पता चल गया। यू हैव टू टेल कि हाउ इट मेक्स लेजी, कैसे बनाता है। इस तरह से बनाता है कि जब आपको लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती तो आप लैंग्वेज पे फोकस ही नहीं करते। समझ आ रही है? आप उस पर फोकस ही नहीं करते। जब आप उसमें चीजें अपनी मर्जी से ओमिट नहीं कर सकते होते तो जो कुछ चल रहा होता है आप वही देखते रहते हैं। आप अपने ऑप्शंस को यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना है, आपने दर हकीकत जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया हो उस क्वेश्चन के कीवर्ड्स को आपने हाईलाइट करना है। फिर उसके बाद आपने पैसेज के अंदर से जो कीवर्ड्स ऑलरेडी यहाँ पे निकाले हुए थे उसमें से आपने उसको स्कैन करना है कि जो आपने लेट सपोज उसमें से 20 कीवर्ड्स निकाले हुए थे तो उस सवाल में से कौन से कीवर्ड्स हैं जो उसके साथ मैच करते हैं। फिर आपने उन कीवर्ड्स को, जिस तरह से मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन की यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करके दिखाई थी, इस तरह से फिर यू हैव टू आंसर ईच क्वेश्चन कंसाइजली, डायरेक्टली, यूजिंग कंप्लीट सेंटेंसेस वेयर रिक्वायर्ड। अब जो सवाल यहाँ पर आता है कि क्या आपको जो गिवन स्पेस होती है क्या वो सारी स्पेस भरनी होती है? नहीं, आपने सारी स्पेस जो है वो नहीं भरनी होती। बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता कि आपको जो आधा पेज दिया गया आपने वो पूरा का पूरा आधा पेज जो है वो भरना है। लेकिन आपका आंसर जो है वो 9th और 10th के अंदर 3 नंबर का सवाल होता है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर जो है वो आपका 4 नंबर का सवाल होता है। तो यार कम से कम 3 सेंटेंसेस तो लिखे ना। देयर शुड बी एटलीस्ट 3 सेंटेंसेस। और जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे हैं देयर शुड बी एटलीस्ट 4 सेंटेंसेस। ये मिनिमम है। ये मैं आपको बिल्कुल मिनिमम रिक्वायरमेंट बता रहा हूं, इससे कम आपका आंसर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इट शुडंट बी लेस देन दैट। समझ आ रही है? यस सर। इट शुड हैव एटलीस्ट 3 to 4 सेंटेंसेस मिनिमम। और
एक चीज जिसका आपने ख्याल रखना है वो ये है कि आपने ट्रांजिशनल डिवाइसेस को यूज करना है अपनी राइटिंग के अंदर। therefore because in addition moreover, ठीक है, on the other सर hand, in contrast, ये सारी की सारी ट्रांजिशनल डिवाइसेस जो हैं वो यूज होती हैं। एक्सक्यूज मी सर, जी सर जी। हम मिनिमम ट्रांजिशन डिवाइस एक क्वेश्चन में कितना यूज कर रहे हैं? एक एक दो तो कम से कम होनी चाहिए ना, 1 2 कम से कम, चलो कम से कम एक तो आप जरूर यूज करें। ठीक है सर। क्योंकि 2 सेंटेंसेस भी अगर आप कम से कम लिख रहे हैं तो कम से कम, अगर 3 सेंटेंसेस है तो उसमें एक अगर होगी तो इसका मतलब है कि 2 सेंटेंसेस को आपने टाई कर दिया और तीसरा ऑटोमेटिकली उसमें इट विल स्टार्ट मेकिंग सेंस। बट इररेलेवेंट भी सर ना लगाएं या इनअप्रोप्रिएट भी ना लगाएं, उसकी अप्रोप्रिएटनेस का ख्याल रखते हुए आपने उसमें ट्रांजिशनल डिवाइसेस लगाए। नहीं, सर जब सर जहाँ ज़रूरी है या फिर नेसेसरी है, जहाँ पर लगाया जा सकता है उधर यूज़ करना। हम्म, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, हुजैफा ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा कि सवाल का टेंस कौन सा होना चाहिए। तो जो आंसर का टेंस कौन सा होना चाहिए? आंसर का टेंस वही होता है जो सवाल का टेंस होता है। ठीक है, जिस तरह व्हाट आर है तो आंसर भी इसी में आएगा। अच्छा, यानी कि आप उसको पास्ट में नहीं लेके जा सकते। सर और इसी हाँ हाँ। हमारे पास जो वर्ड्स होते हैं अंडरलाइन ना सर, उसके मीनिंग पूछते हैं कभी कभी। तो उसमें सर कैसे हमें पता चलेगा कि मीनिंग मैच कर रहा है सर उसके साथ? यार अब देखो ना, ये तो अब ये तो ये आपका आप देखो, ये तो आपका अपना कल भी हम लोग इस पे बात कर रहे थे। पूरा कॉन्टेक्स्ट को आप देखते हैं ना, कॉन्टेक्स्ट के अंदर से आपको वर्ड का मीनिंग ऑटोमेटिकली समझ आ जाता है। जो हमारे ठीक है, स्कूल वाले सर कहते हैं वो कहते हैं जो भी आपने लिखा होता है उसका मार्क्स मिलेगा आपको। बस वो फिर उस्ताद जो है ना, वो उसको उस्ताद है तो अब मैं उसके बारे में कुछ कह तो नहीं सकता। मतलब जो भी आप क्या उधर शीला की जवानी लिख नहीं दोगे तो नंबर मिल जाएंगे। प्रोफिशेंट का नहीं मतलब है सर, शीला की जवानी। मतलब ये इसके रिलेटेड जो मिलता जुलता हो। तो मिलता जुलता होना चाहिए, और मिलते जुलते के अंदर भी एक और चीज का भी आपने ख्याल रखना होता है वर्ड मीनिंग्स के अंदर। वो ये होता है कि आपने जैसे फॉर एग्जांपल है कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस। तो क्या, अच्छा अब इन ये जो तीनों वर्ड्स हैं, ठीक है, इसमें से मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखता हूं ब्रेव। मुझे बताओ कि क्या ये इन तीनों का सिनोनिम है या तीनों में से किसी एक का सिनोनिम है? किसी एक है सर। किसका सिनोनिम है ये? कॉन्फिडेंस। हम्म, कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का। वाई? बिकॉज कॉन्फिडेंट इज एन एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव का जो सिनोनिम है वो एडजेक्टिव होगा। और कॉन्फिडेंस का सिनोनिम क्या होगा? ब्रेवरी। 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 और कॉन्फिडेंटली का? ब्रेवली। 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 तो आपने इस हद तक ख्याल रखना होता है सिनोनिम बनाते वक्त। मतलब सिनोनिम बताना कोई मजाक नहीं है कि आप कुछ भी लिख देंगे तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से एक वर्ड है यहाँ पे, अप्रोच, अप्रोच। ठीक है, अब मुझे बताएं कि इसमें से कमिंग, केम, ठीक है, विल कम, कौन सा सिनोनिम है इसका? केम। केम। अच्छा, और कमिंग का अगर मुझे सिनोनिम लिखना हो तो फिर क्या होगा? अप्रोचिंग। अप्रोचिंग। यस, वेरी गुड, अप्रोचिंग। विल कम का? विल अप्रोच। विल विल अप्रोच। अप्रोच। तो इस हद तक बेटा आपने ख्याल रखना होता है कि जो नाउन है, नाउन का सिनोनिम नाउन होगा, एडजेक्टिव का एडजेक्टिव होगा, प्रोनाउन, प्रोनाउन का तो वैसे सिनोनिम होता ही नहीं है। एडवर्ब है तो उसका जो सिनोनिम होगा वो एडवर्ब होगा। यहां तक आपने ख्याल रखना होता है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो पेपर इतना लाइट और इस तरीके से तुक्के पे कि कुछ भी लिख दो तो चलता है, ऐसे नहीं होता होता। यू हैव टू बी केयरफुल, एंड यू हैव टू बी प्रिसाइज। और बाकी मीनिंग फाइंड आउट करना इतना मुश्किल नहीं होता। आप अगर पैसेज के ऊपर थोड़ा सा गौर करें तो आपको समझ आ जाता है। ठीक है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल वन वे कुड बी टू रिकॉर्ड इट एंड वॉच इट लेटर, बट द पॉइंट हियर इज दैट इट इज नॉट दैट कन्वीनियंट।
कि वो कह रहे हैं कि एक ये काम किया जा सकता है कि आप उसको रिकॉर्ड कर लें और उसको बाद में देख लें, लेकिन ये चीज कन्वीनियंट नहीं है। तो क्या मतलब है फिर कन्वीनियंट का यहाँ पे? इट्स नॉट इजी। इजी। डूएबल, ठीक है, यही होगा ना, डबल। ठीक है, फिजिबल, ऑलराइट, सो दीज कैन बी द सिनोनिम्स। तो कॉन्टेक्स्ट को जब आप देखते हैं तो कॉन्टेक्स्ट के अंदर से आपको वर्ड का जो मीनिंग होता है वो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाता है। अच्छा, उसके बाद आप आ जाते हैं जनाब समरी के ऊपर। एक्सक्यूज मी सर, समरी मुझे में कुछ आपने क्या, पूछना था। जी जी, सर जैसे आपने बताया कि जैसे अगर हमारे पास जो है जब हम कॉम्प्रिहेंशन में लिखते हैं तो हमें 3-4 लाइन से एक्सीड नहीं करना चाहिए। ना ना मतलब ना, वो डिपेंड। व्हेन डिड आई से कि 3-4 लाइन से एक्सीड नहीं करना चाहिए? आई सेड कि मिनिमम 3 से 4 लाइनें होनी चाहिए। हाँ तो सर अगर हम एक्सीड कर सकते हैं अगर हमारी लाइनें ऊपर चली गई हैं तो। ये देखो आप बेटा, ये मतलब इसका मतलब है कि आपने मेरी बात को गौर से सुना ही नहीं था। आई सेड कि मिनिमम ये होना चाहिए, आई नेवर सेड कि ये मैक्सिमम है। व्हेन आई से कि मिनिमम ये होना चाहिए तो ऑब्वियसली यू कैन गो बियॉन्ड दैट। आई डिडंट से कि मिनिमम आपके सिर्फ 3 सेंटेंसेस का होना चाहिए या इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। आई सेड कि मिनिमम, कम अज कम आपके 3 से 4 सेंटेंसेस होने चाहिए, ये लाजमी है। इससे ज्यादा आप जितना भी जाना चाहते हैं, आज आपके पास अगर टाइम मैनेज कर सकते हैं तो जितना डिटेल में जाना चाहते हैं आप जाएं, नोबडी स्टॉपिंग यू। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बता दूं। अभी समरी पे हम लोग आ गए हैं। समरी में आपने क्या करना होता है, हमेशा समरी जो है वो आप लोग स्टार्ट करते हैं पूरे पैसेज का। समरी की समरी देने से पहले आपने पूरे पैसेज की समरी जो है वो आपने एक लाइन में देनी है। याश्विन इज आस्किंग के हु आर इन क्लास 11 हेयर। तो पहले आप याश्विन के सवाल का जवाब दे दें, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वट एवर आई एम सेइंग इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट दैट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। So I'm going to stop here so that you can answer that question, because maybe this is what can solve the poverty issues in Pakistan. So please do answer that question first, so that this major issue is resolved, and then we can, maybe some other time we can talk about comprehension. All right. So please answer that question first, because that's very urgent. Come on यार, मतलब आप लोग क्या करते हो? Okay, so where was I? Yes, we were talking about summary. आपने समरी लिखने से पहले, समरी लिखने से पहले समरी की एक समरी देनी है। वो आप कैसे देंगे? आप कहेंगे कि दिस पैसेज हाइलाइट्स, ठीक है, दिस पैसेज हाइलाइट्स, या दिस पैसेज डिस्क्राइब्स, ठीक है, या दिस दिस पैसेज, यार एक तो ना ये मेरा जो कीपैड है वो ये वर्ड्स को ना डबल टाइप कर रहा है, तो वो मैं एक वर्ड टाइप करता हूँ तो वो उसको डबल टाइप कर देता है। जैसे दिस पैसेज हाइलाइट्स, या दिस पैसेज डिस्क्राइब्स, या दिस पैसेज इलस्ट्रेट्स, ठीक है, या दिस पैसेज टेल्स अबाउट। इस तरह के कुछ आपने स्ट्रक्चर जो हैं वो आपने लिखने हैं। और उसके बाद आप क्या कहेंगे? उसके बाद उसमें जो चीज बताई जा रही हो, ठीक है, जो चीज उसके अंदर बताई जा रही है वो आपने बतानी है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस पैसेज हाइलाइट्स, और दिस पैसेज डिस्क्राइब्स, और दिस पैसेज इलस्ट्रेट्स, और दिस पैसेज टेल्स अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ। यार ये पता नहीं क्यों मेरा जो कीपैड है ये इसको इस तरीके से कर रहा है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टेलीविजन। न्यूज़पेपर एंड टीवी। टेलीविजन। Yes. Or you can say that this passage, ठीक है, describes differences and similarities between newspapers and television. अब ये क्या होगा? That is the topic sentence of the summary. यानी कि ये आपकी जो समरी है उसका क्या है, एक समरी का टॉपिक सेंटेंस है। अब इसमें ये होगा
कि ये आपने पूरे पैसेज की, एक तरह से कह लें कि पूरे पैसेज की आपने समरी आपने दे दी है, समरी आपने दे दी है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद वही जो कीवर्ड्स आपने यहाँ पे नोट किए हुए थे, उन्हीं कीवर्ड्स को उसी तरतीब के साथ आप क्या करते जाएंगे, जिस तरतीब में वो कीवर्ड्स थे उसी तरतीब से सिर्फ उन्हीं कीवर्ड्स को आप एक्सप्लेन करेंगे। नो इररेलेवेंट डिस्कशन, और माइनर जो डिटेल्स हैं उनको आपने बिल्कुल भी आपने समरी का हिस्सा नहीं बनाना। समझ आ रही है ना? माइनर डिटेल्स, जो छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं, उनको आपने, जैसे फॉर एग्जांपल आप उसको किधर भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं, तो आपने जब एनालिसिस किया था तो एनालिसिस में आपने फाइंड आउट कर लिया था कि ये क्या है, ये प्रीवियस सेंटेंस की ही एक्सप्लेनेशन है, तो वो चीजें फिर आप समरी के अंदर समरी का हिस्सा नहीं बनाते। तो समरी लिखते वक्त आपने क्या करना है, यू हैव टू रिव्यू द मेन आइडिया और द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, जो कि आपका टॉपिक सेंटेंस बन जाता है। एंड देन यू हैव टू चूज अ टाइटल। टाइटल का मैं आपको बाद में बताता हूँ कि टाइटल आपने किस तरीके से करना होता है। अच्छा, और टाइटल टाइटल के हवाले से मैं सारी डिस्कशन जो है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये सॉरी, मैं यहाँ से पढ़ना मैंने शुरू कर दिया। आपने क्या करना है, यू हैव टू बिगिन बाय आइडेंटिफाइंग द मेन आइडिया और द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। यू हैव टू हाईलाइट द की पॉइंट्स और द मेन आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंटेड इन द पैसेज, जो आप ऑलरेडी कर चुके होते हैं। यू हैव टू राइट अ कंसाइज समरी दैट कैप्चर्स द मेन पॉइंट्स ऑफ द पैसेज इन योर ओन वर्ड्स, ओनली द मेन पॉइंट्स। समरी के अंदर माइनर डिटेल्स नहीं आती होती। पैसेज के अंदर अगर कोई कोटेशंस हो तो उन कोटेशंस को समरी के अंदर नहीं लिखा जाता होता। पैसेज अगर इस तरीके से हो कि यू शुड डू दैट, यू शुड डू दैट, जैसे वो चॉइस ऑफ करियर वाले आते हैं, यू नीड टू डू दिस, तो आप उसकी समरी में लिखते हैं वन शुड डू दैट, अकॉर्डिंग टू द पैसेज वन शुड डू दैट, वन शुड टेक केयर ऑफ दिस। आप उसको इनडायरेक्ट अप्रोच के अंदर लिखते हैं। कभी भी डायरेक्ट अप्रोच के अंदर समरी नहीं लिखी जाती होती, इनडायरेक्ट अप्रोच के अंदर जो है वो चीजों को लेके आप चलते होते हैं। You have to focus on the most important information and you have to avoid including the minor details or examples. Examples वगैरह आप समरी के अंदर इंक्लूड नहीं करते होते। और समरी के अंदर जो फेडरल बोर्ड की जो पॉलिसी है वो ये है कि आपकी जो समरी है उसकी जो लेंथ है वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि an attempt which is grammatically and lexically correct to the maximum extent with the length not exceeding half of the passage। यानी कि वो कहते हैं कि समरी जो है वो आपका जो टोटल पैसेज आपको दिया हुआ था उसके 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी अगर आपका पैसेज जो है वो 300 वर्ड्स का है तो आपकी समरी जो है वो 150 वर्ड से ज्यादा की ना हो। बोर्ड आपको ये कह रहा है। जब बोर्ड आपको खुद कह रहा है कि समरी आपकी ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, 50% जो टेक्स्ट का जो 50% है, यानी कि अगर 300 पेजेस का टेक्स्ट, 300 वर्ड्स का टेक्स्ट है, तो समरी आपकी जो है वो 150 वर्ड से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो आपको क्या जरूरत है फिर लंबी समरी लिख के और उसमें वो एग्जांपल्स और माइनर डिटेल्स और इधर उधर की बातें और खामखा की उसको लंबा करना, क्या जरूरत है आपको ये सब करने की? ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपकी आइडियली जो समरी है वो 100 to 120 वर्ड्स की आपकी समरी होनी चाहिए एसएससी और एचएसएससी के एग्जाम्स की। इट शुडंट बी मोर देन 50% ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। और समरी के अंदर आपने कम अज कम 3 जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं वो आपने यूज करनी। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर समरी 1/3 नहीं होती? नो, 1/3 नहीं होती। 1/3 जो है, 1/3 प्रेसी होती है, समरी नहीं होती। समरी 1/3 से ज्यादा होती है लेकिन 50% से कम होती है। 1/3 का मतलब क्या है? 1/3 का मतलब है 33%। 33% की प्रेसी होती है, समरी नहीं होती। दैट इज कॉल्ड प्रेसी। प्रेसी एक और चीज होती है, दैट्स नॉट समरी। जी बिल्कुल, समरी में आप लिख सकते हैं ना, furthermore the writer wants to explain the, या furthermore the writer says, the writer is of the view, या according to the author, ठीक है, according to the writer। तो ये आप ये सारी ट्रांजिशनल डिवाइसेज हैं वो यूज कर सकते हैं। सर जी सर ये जो जब हम समरी स्टार्ट करते हैं तो इसके राइट में जो ये हम लिखते हैं इन दिस पैसेज ऑथर वांट्स टू से दिस, तो ये हमें जो कॉलेज में या स्कूल में जो टीचर्स हैं वो कहते हैं कि ये लिखना जो है ये आपको नहीं लिखना चाहिए, इसके भी मार्क्स होते हैं, वो कट होते हैं, ये वो, तो इसके बारे में बता दें। यार, आई डोंट नो कि वो इस टीचर इस तरीके से क्यों कहते हैं। आप दुनिया की कोई भी कॉम्प्रिहेंशन की बुक उठा के देख लें, आप चाहे मतलब इवन गूगल कर लें कि गूगल एक आइडियल समरी जो है उसका उसका जो स्टार्ट होता है वो क्या होता है, दैट इज ऑलवेज द टॉपिक सेंटेंस।
दिस इज द टॉपिक यस सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस के अंदर आप क्या करते होते हैं? टॉपिक सेंटेंस के अंदर आप पहले जो पूरा जो पैराग्राफ होता है उसकी आप समरी देते हैं फर्स्ट सेंटेंस के अंदर, यानी फर्स्ट सेंटेंस जो है वो पूरे पैराग्राफ को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो मुझे तो इस चीज की समझ ही नहीं आती जो टीचर ये कहते हैं कि यार दिस पैसेज हाइलाइट्स या दिस पैसेज डिस्क्राइब्स, ये वाला सेंटेंस ना लिखें। इसकी मुझे कोई लॉजिक ही समझ नहीं आती। बिकॉज यही तो वो सेंटेंस होता है जो आपको समरी का स्टार्ट पॉइंट देता है, जो कि आपकी समरी को एक गियर करता है, जो कि आपको समरी की डायमेंशंस जो हैं वो आपको प्रोवाइड करता है। अगर आप ये टॉपिक सेंटेंस ही नहीं लिखेंगे तो आप जहां से भी समरी आप शुरू करेंगे आपकी समरी ऐसे गंजी गुंजी सी समरी लगेगी आपकी। ओके ऑल सर, राइट। थैंक यू। यस यस यार, आई डोंट वांट टू ब्रैग अबाउट इट, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स ने 98 तक स्कोर किया हुआ है। मतलब 90 नंबर स्कोर करना इंग्लिश में, दैट्स कंसीडर्ड अ कॉमन थिंग। ये यस बिल्कुल आम सी बात होती है 90 नंबर लेना। 74, 73, 72 नाइन्थ टेंथ में इतने नंबर लेना ये बिल्कुल आम सी बात है। बच्चे आके मुझे बताते हैं सर मेरे 74 है, मैं बिल्कुल भी उस पर, मुझे कोई भी हैरत नहीं होती। बिकॉज दैट्स अ स्टैंडर्ड दैट वी हैव अल्हम्दुलिल्लाह सेट हियर। सर। ठीक है, तो मैं आपको जो भी बेटा बात बताऊंगा वो बिल्कुल एतमाद के साथ, यकीन के साथ बताऊंगा, एंड यू कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट ऑन दैट। ओके सर, थैंक यू सो मच। ठीक, अब इसमें देखें ना कि यहाँ पे ये आपको दिया हुआ है समरी का पैटर्न का, एक तरह से कह लें कि जो रूब्रिक फार्मूला है। अब ये मैंने 12th ग्रेड का ओपन किया हुआ है, बाकी सारे क्लासेस का सेम होता है। अब इसमें वो कह रहे हैं कि समरी के आपके होते हैं टोटल 8 नंबर, जिसमें से 1 नंबर टाइटल का होता है। 7 नंबर जो हैं वो आपके होते हैं समरी के। 7 में से 4 नंबर जो हैं ये हैं कंटेंट के और उसकी ऑर्गेनाइजेशन के, और 3 नंबर हैं लैंग्वेज के और लेंथ के। अब इसके अंदर 4 में से आपको 4 नंबर कब मिलेंगे? व्हेन द अटेम्प्ट इज सब्सटैंशियल, एक्सीलेंट। इन एसेंस आगे वो बता रहे हैं कि एक्सीलेंट अटेम्प्ट से क्या मुराद है। टू द पॉइंट जनरेशन ऑफ द कंटेंट with excellent organization, exhibiting logical transition, exhibiting logical transition across the body of the summary, reflecting thorough grasp of the given text। अब thorough grasp of the given text जो है, जब तक आप बेटा उसका टॉपिक सेंटेंस नहीं देंगे तो हाउ विल यू जस्टिफाई कि योर समरी इज अ थॉरो ग्रास्प ऑफ द गिवन टेक्स्ट? थॉरो का मतलब होता है कंप्लीट, ग्रास्प का मतलब ऐसे तो ग्रिप होता है, लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्शन आप कह सकते हैं कि उसमें पूरे पैसेज की रिफ्लेक्शन जो है वो आनी चाहिए। सो यू हैव टू राइट दिस। ठीक है, यू हैव टू राइट, यू हैव टू स्टार्ट लाइक दिस एंड देन इवेंचुअली यू हैव टू मूव डाउन। अच्छा, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द टाइटल, तो टाइटल लिखने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। एक तो पहले नंबर पर तो बात यह है कि आपका जो टाइटल होना चाहिए वो चैप्टर वाला जो टाइटल है वो आपने लिखना। चैप्टर वाला जो टाइटल है, जो चैप्टर का मतलब अगर आपको कोई आपकी किताब में से लेट सपोज पैसेज आ जाता है तो जो उस चैप्टर का टाइटल हो वो आपने नहीं लिखना। समझ आ रही है? तो हो सकता है कि जो चैप्टर का टाइटल है वो उस पैसेज के साथ बिल्कुल मैच ही ना करता हो, बिल्कुल उसके साथ मैच ही ना करता हो, ऐसा भी हो सकता है। राइट, तो आपने क्या करना है, यू हैव टू रिव्यू द मेन आइडिया और द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। ये जो आपका समरी की फर्स्ट लाइन होती है ना, ये दिस पैसेज हाइलाइट्स और डिस्क्राइब्स अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यूज़पेपर एंड टीवी, इसी के अंदर से आपको टाइटल मिलता है। अब इसमें देखें ना कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यूज़पेपर एंड टीवी, ये आपका टाइटल हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन कॉलन अ कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, तो ये आपका टाइटल हो सकता है। और टाइटल आपका जो है वो आपका ब्रीफ होना चाहिए, यानी कि उसमें मिनिमम जो है वो 3 वर्ड्स हों और मैक्सिमम जो है वो उसके अंदर क्या हो, 15 वर्ड्स हों। 15 वर्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये पूरी दुनिया के अंदर जो है वो टाइटल का ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है क्रिएटिव राइटिंग के अंदर, एकेडमिक राइटिंग के अंदर, कि आपका मिनिमम 3 वर्ड्स होने चाहिए टाइटल के, और मैक्सिमम जो है वो आपके 15 वर्ड्स होने चाहिए। टाइटल को लिखने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप जो है वो पूरा का पूरा टाइटल जो है वो आप पूरा का पूरा जो टाइटल है वो आप कैपिटल लेटर्स में जो है वो लिखते हैं। पूरा का पूरा टाइटल जो है वो आप कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं।
ऑलराइट। कैपिटल लेटर्स में जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट बिटवीन टीवी एंड न्यूज़पेपर्स। एक तो इस तरह से लिखा जा सकता है। दूसरा जो तरीका होता है ना टाइटल लिखने का, जो कि एक्चुअल तरीका है, ये जो अभी मैंने आपको फर्स्ट लिखा है, ये एक तरह से कहने की ये जुगाड़ू तरीका है, जुगाड़ वाला तरीका है। जो एक्चुअल तरीका होता है उसमें ये होता है कि ऑल द फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड is capitalized except for articles and articles, prepositions and conjunctions। यानी कि आर्टिकल्स, prepositions और conjunctions इनको स्मॉल में लिखा जाता होता है, जैसे मैंने यहां पर किया है कि इसमें ये एक आ गई थी प्रेपोजिशन, उसको मैंने कैपिटल कर स्मॉल कर दिया। ये प्रेपोजिशन थी, इसको मैंने स्मॉल कर दिया। ये प्रेपोजिशन थी, इसको मैंने स्मॉल कर दिया। यहाँ पे एक कंजंक्शन आ गया, उसको मैंने स्मॉल कर दिया। यानी आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस और कंजंक्शंस को हमेशा स्मॉल में लिखते हैं, और अदर देन दैट जितने भी वर्ड्स होते हैं उसका फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज कर देते हैं। तो ये टाइटल लिखने का दुरुस्त तरीका है। सर एक से ज्यादा टाइटल हो सकते हैं या सिर्फ एक ही करना होता है? एक इंसान के दो सर हो सकते हैं। नो सर, वो कुछ जो फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पर टॉपर्स की कॉपीज थी ना, उसमें मैंने देखा था उन्होंने समरी के ऊपर 3 3 4 4 टाइटल्स लिखे हुए थे। वो बोर्ड के टॉपर्स हैं, वो इंग्लिश के टॉपर्स नहीं है। यस। ठीक है, वो बोर्ड के टॉपर्स के पेपर हैं। जो यस सर। टॉपर के पेपर अपलोड किए जाते होते हैं वो यस सर, बोर्ड के। यस। बोर्ड के टॉपर होते हैं। हो सकता है कि जो बोर्ड का टॉपर, अभी मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, पिछले साल जो हमारा जो 12th का बैच था, 12th का बैच, उसमें यस। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक स्टूडेंट जो है उसने बोर्ड में पहली पोजीशन ली है। ठीक है, अच्छा। यस और सर। क्लास वाइज उसके इंग्लिश में पता है कितने, मतलब क्लास वाइज जो रैंकिंग बनती है, क्लास वाइज उसका जो था वो 8वां नंबर था। यानी 7 बच्चे मेरी एकेडमी के ऐसे थे कि जिनके नंबर्स इंग्लिश में उससे ज्यादा थे, यस। लेकिन वो इंग्लिश में वो ओवरऑल वो बोर्ड की टॉपर है। ओके समझ सर। आ रही है? हाँ। यस। अब मैं अगर इंग्लिश का मैंने पेपर आपको दिखाना हो एज अ स्टैंडर्ड, एज अ सैम्पल पेपर, तो मैं सीरत का पेपर आपको शायद ना दिखाऊं, क्योंकि लास्ट टाइम तक उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती होती थी, उसकी बहुत ज्यादा गलतियां निकलती थी, मैं उसको बहुत ज्यादा डांटता होता था क्लास में कि ये तुमने क्या किया हुआ है, ये क्या किया हुआ है, ये क्या किया हुआ है। तो वो जो पेपर्स हैं वो बेटा, वो बोर्ड के टॉपर्स हैं, वो इंग्लिश के टॉपर्स नहीं है, नंबर 1। ओके दूसरे सर, नंबर पर समझ बात गई। यह है कि अगर आप एक किताब के 3 टाइटल रखते हैं, एक मजमून के आप 3 टाइटल रखते हैं, एक दुकान के आप 3 नाम रख देते हैं, तो दैट शोज योर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, यस, विच यू आर इज ऑलवेज राइट। टेकन एज अ नेगेटिव थिंग, नॉट एज अ पॉजिटिव थिंग। तो एक समरी के 2 टाइटल देना, 3 टाइटल देना इज नेवर टेकन एज अ पॉजिटिव थिंग बाय द एग्जामिनर्स। एक्सक्यूज मी सर। जी, सर जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसको भी हम कैपिटलाइज करेंगे पहला लेटर? यस। ओके सर। सिर्फ आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस और कंजंक्शंस, इन तीनों के अलावा बाकी तमाम जो वर्ड्स होते हैं उनको हम लोग कैपिटलाइज करते एक्सक्यूज मी सर। हैं। जी, सर हमारे सर ने कहा था जब आप समरी लिख रहे हो तो 3 से ज्यादा टाइटल के वो ना एक्सीड ना कर जाए वर्ड। और दूसरा ये कहा था कि समरी में ना जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं उसको आप मार्कर से बोल्ड करके लिख दो। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं है बोर्ड के लिहाज से? नहीं, आप मार्कर के साथ हाईलाइट कर सकते हैं, लेकिन ये बात तो नहीं है कि जी टाइटल जो है वो 3 लफ्जों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सर हमारा ये रॉन्ग भी किया है कि आप पूरी स्टेटमेंट लिख रहे हो, टाइटल तो 1 2 लफ्ज का ही होता है। नहीं ऐसा नहीं होता टाइटल जो है वो 3 to 15 वर्ड्स तक का टाइटल हो सकता है। ठीक है, ओके थ्री टू सर, थैंक यू। और थ्री ये टू मार्कर से जो बोल्ड करते हैं ये? हाँ वो कर सकते हैं आप।
वो कर सकते हैं। बट ये है कि ट्राई टू मेक इट डोंट गो अप टू 15, यानी कि 15 इज द बॉर्डर लाइन ना। मतलब जितना आप बढ़ाते जाएंगे तो वो आपका टाइटल जो है वो क्या होता जाएगा। उसको सेंटेंस की फॉर्म में ना लिखें, आप उसको टाइटल के फॉर्म में ही लिखें, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट इन द फॉर्म ऑफ अ टाइटल, इंस्टेड ऑफ ओके। राइटिंग इट इन द फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस, उसको टाइटल केस में लिखें। लेकिन यह है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि टाइटल जो है वो आपका बड़ा होता है, और वो जितना बड़ा होता है वो उतना मजे का भी लगता है। ओके सर। ठीक है। 3 वर्ड्स के अंदर, 3 वर्ड्स का टाइटल जो होता है, इसके लिए फिर देन यू नीड टू बी लॉट मोर क्रिएटिव। मतलब मुझे बताएं कि मैंने यहां पे लिख दिया टीवी एंड न्यूज़पेपर्स, कितने वर्ड्स हो गए? 3। 3। मुझे बताएं कि कुछ समझ आ रही है कि टीवी एंड न्यूज़पेपर्स का क्या है? आपस में लड़ पड़े हैं, आपस में उनकी शादी हो गई है, दोस्ती हो गई है, ठीक है, मिलकर उन्होंने कोई मैच जीत लिया है, क्या किया टीवी एंड न्यूज़पेपर ने? यस इजंट इट सर। एम्बिगुअस? Well, does it make any sense? What about TV and newspapers? यस सर, नो सेंस। It doesn't give any clarity. You have to say the difference, and you maybe differences between TV and newspapers. या TV and newspapers, two embodiments of social media, या two gateways to information, फिर जाके बात समझ आती है ना। समझ आ रही है? यस सर, थैंक यू। हाँ, ये बिल्कुल एक वेग अप्रोच है कि जी 3 वर्ड से ज्यादा जो है वो टाइटल नहीं होना चाहिए। तो वुड यू प्रेफर कि हम अगर समरी और क्वेश्चन में ट्रांजिशन डिवाइसेस यूज करें, उसको मार्कर से लिखते या बोल्ड करके या हाईलाइट कर दे? यस, यस, वो जो फिनिशिंग है, फिनिशिंग के ऊपर तो फिर मैं मतलब वो हर बच्चे की अपनी एक क्रिएटिविटी होती है। आप ब्लैक एंड ब्लू का ब्लेंड करना चाहते हैं, आप मार्कर को यूज करना चाहते हैं, आप किस तरीके से उसको लेके चलना चाहते हैं, तो वो फिर सारा का सारा आपका क्या होता है, आपका अपना होता है। वेग टाइटल्स ना दें, बिल्कुल कंफ्यूजिंग किस्म के जेनेरिक टाइटल्स नहीं होने चाहिए। जेनेरिक का मतलब होता है बिल्कुल जनरल से टाइटल्स। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया। भाई इंपॉर्टेंस के अंदर कौन सी इंपॉर्टेंस बताई जा रही है? मतलब इंपॉर्टेंस के अंदर हो सकता है कि वो बता आपको सोशल मीडिया के एजुकेशन के ऊपर आपको इफेक्ट्स बता रहा है, तो आप लिखें कि इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन एजुकेशन, इंस्टेड ऑफ सिंपली राइटिंग इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर, गॉट इट। बी प्रिसाइज एंड बी टू द पॉइंट एंड बी स्पेसिफिक एंड रेलेवेंट टू द पैसेज। जो पैसेज है उसके साथ रेलेवेंट रहें, जितना रेलेवेंट रहेंगे उतना, हालांकि ये 1 नंबर का सवाल होता है और नॉर्मली टीचर आपको दे देते हैं कि चलो यार ठीक है, बच्चे ने जैसा भी लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपका टाइटल क्रिस्पी होगा तो आपकी समरी के हवाले से एग्जामिनर जो है उसकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, और वो उस अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पे आपको कोई ना कोई लेवरेज जो है वो जरूर दे देगा। सर ये भी बता दें कि हमने समरी और टाइटल इन दोनों वर्ड्स का जो हेडिंग है वो देनी होती है? नहीं, आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, टाइटल की हेडिंग दे के उसके बाद आप टाइटल लिख दें। लेकिन ठीक है। आइडियली होता ये है कि आपने जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से लिखना स्टार्ट किया। मैं कोई आपको पेपर अभी, इट विल टेक थोड़ा सा टाइम, बट मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मैं कोई इवेलुएटेड पेपर जो है वो ओपन करके, तो आप ऑल्दो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट मैं कोशिश करता हूँ कोई पेपर मैं निकाल लूँ, उससे आपको मैं दिखा दूँ। इस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं कि डायरेक्ट जो है वो आप टाइटल दें, या अब ये पिछले साल की असेसमेंट्स हैं। यस। हाँ, अब ये इस तरीके से पेपर चेक होते होते हैं। अच्छा, अब इसमें देखें ना कि रसूल्स इंपॉर्टेंस इन यूथ, ये वेग टाइटल है ना। यस। या तो आप लिखें कि द लाइफ ऑफ प्रॉफिट एन आइडियल सैंपल फॉर यूथ, या द इंपॉर्टेंस ऑफ रसूल कंडक्ट फॉर यूथ। समझ आ रही है ना? तो यस और कोई सर। पेपर आपके सामने मैं ओपन करूं जिससे और आपको क्लैरिटी हो? अच्छा,
ये भी कोई इतना अच्छा पेपर नहीं था। हाँ, चलो मैं आपको सीरत का पेपर भी दिखाता हूँ। ये है जी सीरत फातिमा, जो पिछले साल की हमारी टॉपर है। अच्छा, हॉली ट्रेड्स ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इसने इस तरह से लिखा हुआ था, बट दिस गर्ल शी वाज रियली गुड। आप इसमें देख रहे हैं इसकी समरी? ये सर क्वेश्चंस लेकिन देख। इसने तो स्टार्ट ही नहीं किया वहां से कि दिस समरी समराइजेज और ये वो। देखें, नहीं इसने स्टार्ट किया, बट देखें कि उसका अदर देन दैट जो है, उसका पूरा जो स्ट्रक्चर है वो उसको कंपनसेट कर रहा है। बात समझ आ रही है ना? अब इसने किस तरह से किया हुआ है, इसने टॉपिक सेंटेंस इसने फिर भी दिया हुआ है, दिस इज अ टॉपिक सेंटेंस, ये पूरा का पूरा, और इसी को फिर आगे से उसने क्या किया हुआ है, इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है। बात समझ आ रही है सर ना? हम समरी में खुद से भी कोई सेइंग ऐड कर सकते हैं? नहीं, खुद से सेइंग नहीं ऐड कर सकते, कोई सेइंग खुद से आप उसमें ऐड नहीं कर सकते, कोई चीज ठीक है। आप उसमें खुद से ऐड नहीं कर सकते। सो दिस पेपर वाज रियली गुड। और इसके अलावा टाइटल की अगर आप हेडिंग देना चाहते हैं तो बेशक आप दें, बट इट इज बेटर कि आप जो है वो टाइटल की हेडिंग ना दें, सिंपल आप यहाँ पे ऊपर टाइटल लिखें और उसके बाद आप समरी शुरू कर दें। लेकिन टाइटल की हेडिंग देने में और समरी की हेडिंग देने में कोई कोई हर्ज नहीं है। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर आप हमारे साथ कोई ऐसा सैम्पल पेपर शेयर कर सकते हैं जिसको हम देख के अपनी राइटिंग को मजीद इम्प्रूव कर सकें, जैसे समरी को कैसे मजीद इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर आगे पैराग्राफ वगैरह को। फिर मैं क्लास वाइज मुझे फिर सैंपल शेयर करने पड़ेंगे। सर सैंपल कोई भी क्लास एक वाइज। मैं आपके सामने ना एक और पेपर आपको दिखाता हूँ, जहाँ पे ये हमारी 2023 की एक स्टूडेंट थी, पिछले साल की नहीं, उससे पिछले साल की, उसका पेपर मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसका आप देखें। शी स्कोर्ड 97 आई गेस इन इंग्लिश। चलो मैं कोशिश करूंगा कि 95 प्लस वाले जो बच्चे हैं उनके कुछ पेपर्स जो हैं वो आपके साथ में शेयर कर दूंगा। ठीक है? यस। ओके सर। ऑल राइट। तो अब मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ आपका टेस्ट। अभी मुझे नेक्स्ट क्लास भी लेनी है 9th वालों के साथ, तो बच्चे वेट कर रहे होंगे। ये आपके साथ मैं पेपर शेयर कर रहा हूँ, आपने इसको अटेम्प्ट करना है, और अटेम्प्ट करके आपने, मैं ग्रुप ओपन करूंगा, और फिर आपने इस ग्रुप के अंदर जो है इसका पीडीएफ बना के सेंड करना होगा। फिर मैं इसको चेक करूंगा, और चेक करके इसके ऊपर फिर मैं आपको एनालिसिस सेशन दूंगा। ठीक है? यस सर। फिर कल स्टैंजा के बारे में। नहीं, स्टैंजा इसमें नहीं है, ग्रामर बूट कैंप के अंदर स्टैंजा नहीं होता। ये भी मैं आपको एक्स्ट्रा एक तरह से कह लें कि बस, चले मैंने कहा यार ग्रामर को जल्दी जल्दी कवर करवा के, तो अभी ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपको बोनस में मिल रहा है। कल हम लोग लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ये चीज़ें कल हम डिस्कस करेंगे। ओके सर। ठीक है? सर मुझे कुछ पूछना था। जल्दी पूछो जल्दी। सर मुझे पूछना था, ये जो आप सैम्पल पेपर्स की बात कर रहे हैं तो आप ग्रुप में शेयर कर देंगे? मैं ग्रुप में ही शेयर करूंगा, और किधर शेयर करूंगा? ओके एक्सक्यूज मी सर। सर। जी जी। सर कोटेशन मार्क्स के बारे में आपने कहा था कि कोई हदीस वगैरह या मतलब उसे समरी में एज इट इज नहीं लिखना, लेकिन जो आपने पेपर अभी दिखाया है उसमें उन्होंने लिखा हुआ था। यार ये पेपर चेक है, मतलब इनके ऊपर ना बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं कि जो आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रही होंगी। ठीक है? बाद में अभी देखें, ये पेपर चेक हुआ हुआ है, नंबर इसमें लगे हुए हैं। लेकिन होता ये है, हमारी एकेडमी का ये प्रिंसिपल है कि हम पेपर चेक करके बच्चों को सेंड करते हैं। उसके बाद फिर आप में से होंगे कुछ बच्चे जिन्होंने शायद ऑलरेडी भी पढ़ा होगा मुझसे, या एनालिसिस सेशंस वगैरह लिए होंगे। तो होता ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पेपर है, अब ये पेपर चेक होके बच्चे को वापस मिल गया, बीच में चीजें हाईलाइट हुई हुई हैं, नंबर इसके दो कटे हुए हैं। अब होगा ये कि इस बच्चे को फिर अगली क्लास में पेपर इनको मिल गए, उसके बाद फिर होता ये है कि बच्चे के सामने इसका पेपर ओपन किया जाता है और फिर इसका एनालिसिस किया जाता है डिटेल्ड। तो ये जितने पेपर आपको नजर आ रहे हैं ना,
जितने पेपर आपको ये नजर आ रहे हैं कि मतलब इसमें बच्चों ने हदीसें वगैरह लिखी हुई हैं, सारा कुछ किया हुआ है, तो इनके फिर नंबर्स भी उसी तरीके से डिडक्ट हुए हुए हैं, और फिर उसके उसके ऊपर इनको फिर बाद में एनालिसिस सेशंस मिलते हैं। समझ आ रही है ना? यस सर। सर मतलब हमें नहीं लिखना समरी में कोई ऐसे हदीस हाँ, वगैरह? जैसे फॉर एग्जाम्पल इस बच्चे ने ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ यू, ये सारी चीजें, ये देखे ना यहाँ पे ये टिक लगे हुए हैं, और ये चीजें यहाँ पे इस तरह से लगी हुई हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस बच्चे को फिर मैंने बताया होगा कि आपने यहाँ पे ये मिस्टेक्स की हुई हैं, जिसकी वजह से आपके ये नंबर कटे हुए हैं। तो ये चीजें इस तरीके से वर्क करती हैं। ठीक है, इसलिए आप बच्चों के पेपर्स देख के कंफ्यूज ना हो, ये उनका लिखा हुआ है, फिर इनके लिखे हुए के ऊपर इनकी फिर कितनी बेइज्जती हुई थी, कितनी इनको डांट पड़ी थी, वो फिर बात की बातें हैं। समझ आ रही है ना? यस सर। हाँ, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, थैंक यू ऑलराइट सर। बच्चों, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। ना अल्लाह हाफिज। अब अल्लाह हाफिज एंड सर। करना है सर। अल्लाह हाफिज।